गांव में लोग बोलते हैं कि गॉल ब्लैडर कैंसर दूरबीन द्वारा करेंगे तो छूट जाएगा। इंडिया में ओबेसिटी के केसेस बढ़ रहे हैं, गट के डिसऑर्डर्स के केसेस बढ़ रहे हैं, मेटाबॉलिक डिसीजेस बढ़ रही हैं, स्पेशली यंगस्टर्स में। बचपन से हमको सिखाया जाता है कि कीटाणु सिर्फ खराब होते हैं, लेकिन कीटाणु हज़ारों करोड़ों की संख्या में अच्छे भी होते हैं। क्या हम सही खा रहे हैं, सही पी रहे हैं? क्या हमें एसेंशियल वाइटामिन मिनरल्स मिल रहे हैं? नींबू पानी से आपको विटामिन सी तो मिल रहा है, बट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है अगर उसमें आपने चीनी डाली है तो। अच्छा। बहुत सारे आजकल यंग पेशेंट्स होते हैं, 20-25 साल में एंग्जाइटी हो रही है, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो स्लीपिंग पिल लिख देते हैं या एंटी एंग्जाइटी पिल लिख देते हैं। उससे बेटर है मैग्नीशियम पहले ट्राई करें। तो ये बायो हैक जो है ये है क्या? आपको हमेशा से बताया गया है कि एक बॉडी है ना, आपकी एक बॉडी है, उसका ध्यान रखना है, सही खाना खाना है, पर मैं आपको कहूँगा कि आपकी 4 बॉडी है। हाय, मैं हूं चिन्मय और आप देख रहे हैं सेहत की बात ओनली माय हेल्थ के साथ। आज हम जिस इंसान से मिलने जा रहे हैं उन्होंने प्रिवेंटिव हेल्थ और सर्जरी के फ्यूचर को एक अलग ही मुकाम दे दिया है, डॉक्टर अर्पित बंसल। और आज हम उनसे जानेंगे लिवर हेल्थ के बारे में, गट क्लेंजिंग के बारे में, बायो हैकिंग से लेकर सर्जरीज और कैंसर प्रिवेंशन तक। सो आइए बिना देरी के उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर अर्पित, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू चिन्मय, इट्स माय ऑनर टू बी हियर। डॉक्टर देखिए, आप जो हैं ग्लोबली आपके काम को जो एक्नॉलेज किया जाता है, स्पेशली अगर हम मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज़ की बात करते हैं। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो भी लेप्रोस्कोपिक टेक्निक्स में जो एडवांसमेंट आई हैं वो क्या आउटकम को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हम कैंसर पेशेंट्स की बात करें एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल सर्जरीज़? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अपने ऑडियंस के लिए सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि सर्जरी, पहली चीज़ तो कैंसर क्या होता है। कैंसर फॉर एग्जांपल पेट में कोई भी ट्यूमर हो सकता है, लिवर में कैंसर हो सकता है, गॉल ब्लैडर में कैंसर हो सकता है, स्टमक में हो सकता है, इंटेस्टाइन्स में हो सकता है, यूट्रस जैसे ऑर्गन्स में हो सकता है। तो कैंसर जब एक बार बन जाता है, कैंसर क्यों होता है? कोई सेल्स जो कि बॉडी में इसकी लाइफ साइकिल ख़त्म हो चुकी होती है, बॉडी उसको निकालना चाहती है, लेकिन ड्यू टू एनवायरमेंटल इंसल्ट्स, टॉक्सिन्स, स्मोकिंग, अल्कोहल और खान पान में गड़बड़ी की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। इसमें हम आगे टच करेंगे कैंसर। और एक बार कैंसर हो जाता है, ट्यूमर बन गया फॉर एग्जांपल यूट्रस में, तो सर्जरी इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट्स टू रिमूव द कैंसर। इट मे रिक्वायर कैंसर के साथ में हमेशा कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, अक्सर कई कैंसर्स में एज एन एडजुएंट यानी कि साथ में ट्रीटमेंट देना पड़ता है। ये इन्फॉर्मेशन आपके क्वेश्चन के लिए बहुत रेलिवेंट है, इसलिए मैंने समझाया। दूसरी चीज़, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल यूट्रस में कैंसर हो गया किसी को, तो यूट्रस में ट्यूमर हो गया, उसकी जैसे हमने बताया सर्जरी करके हमको यूट्रस और ट्यूमर पूरा निकालना है। ओल्ड टाइम्स में क्या होता था, बड़ा चीरा लगता था 15 से 20 सेंटीमीटर का, उसमें से यूट्रस निकाला, वो बायोप्सी के लिए गया, तो पेशेंट को हील होने में इतना समय लगता था, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक दर्द होता था। तो जो एडजुएंट कीमोथेरेपी है, साथ में कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी देना है, वो जब तक घाव भरेगा नहीं तब तक नहीं दे सकते। तो यहाँ फ़ायदा शुरू होता है मिनिमली इन्वेजिव का, लेकिन सिर्फ शुरू होता है, फ़ायदे तो बहुत है। मिनिमली इन्वेजिव मतलब कि कम से कम इन्वेजन, बॉडी को जो प्रकृति ने, भगवान ने शरीर बनाया उसको बिना कम से कम चोट पहुँचाए, कम से कम ट्रॉमा बचाए, एडवांस टेक्निक्स द्वारा वो सेम चीज़ करा जाए और मेटिकुलस वे में और फाइन वे में। तो फॉर एग्जांपल एक छोटा सा 1 सेंटीमीटर का चीरा लगता है यहाँ जो हमारा अम्बिलिकस होता है, और उसके साथ में हम एक गैस भरते हैं जिसको कहते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि इनर्ट गैस होती है। तो उससे पेट में स्पेस बन जाता है। पेट, एब्डोमेन एक हॉलो ऑर्गन है, बट नॉर्मली कोई एयर नहीं होती है, लिक्विड होता है थोड़ा, और इंटेस्टाइन सब फ्लोट करती रहती है। तो CO2 भरने से जगह बन जाती है। एक छोटा सा 1 सेंटीमीटर का कैमरा हम अंदर डालते हैं, और उसके अलावा 0.5 यानी कि आधे सेंटीमीटर के 2-3 इंस्ट्रूमेंट्स डालते हैं साइड में। और सर्जन के लिए जो काम सर्जरी में कई बार ओपन सर्जरी में स्ट्रगल करके, लाइट के एंगल्स मुश्किल होते हैं, स्पेसिफिकली कैंसर सर्जरीज में सर्जरीज डिफ़िकल्ट होती है, तो वहाँ सर्जन के लिए बहुत मुश्किल करना पड़ता है, सर्जन को स्ट्रगल होता है। तो माइंड उतना नहीं शार्प हो पाता जितना उसको फिजिकली स्ट्रगल करना पड़ता है। विथ लैप्रोस्कोपी एंड रोबोटिक सर्जरी, बोथ आर एडवांस्ड मिनिमली इन्वेजिव ऑप्शन। आई एम ऑल्सो रोबोटिक सर्जन रेडी फ्रॉम UK, आई हैव डन दैट। सो उसमें क्या होता है, बड़ी टीवी में सर्जन आराम से देखता है। फॉर एग्जाम्पल अंदर गए, एक महीन 0.5 सेंटीमीटर से स्टिक्स होती है, जैसे हम वीडियो गेम खेलते हैं अब, तो उस तरह से सर्जरी करते हैं। यहाँ पे ऑब्वियसली सर्जन के लिए एक लाइव पेशेंट है, बट मेटिकुलस काम होता है, ऑलमोस्ट ब्लडलेस काम होता है। ओपन सर्जरी में कितना ब्लड लॉस होता है, प्लस ब्लड खून चढ़ाना भी पड़ता है। यहाँ अक्सर मैंने जितनी करता हूँ और अक्सर अच्छे सर्जन द्वारा 0-1 ड्रॉप ऑफ ब्लड भी लॉस नहीं होता है। तो हमने ब्लड लॉस नहीं हुआ,
इंसिजन नहीं मारा, चीरा नहीं लगाया, तो जो सर्जरी का रिजल्ट सर 10 टाइम्स फास्टर हीलिंग, बिकॉज हमने बॉडी को छेड़छाड़ कम की, जो ऑर्गन को निकालना था उसकी खून की नस को डायरेक्ट ब्लॉक किया और निकाल दिया। तो इसलिए मिनविन इन्वेजिव से बहुत फ़ायदा है, मेटिकुलस रिजल्ट्स, बेटर रिजल्ट्स, फाइनर रिजल्ट्स, एंड साथ में जो कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी देना पड़ता है वो भी फास्टर दे सकते हैं, तो ओवरऑल रिस्पॉन्स भी पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। मतलब अक्सर 2 से 3 दिन में पेशेंट छुट्टी हो जाती है आफ्टर मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी। आई एम ग्लैड कि आपने हमें बताया कि इतना ज़्यादा डिफरेंस है और ये ज़्यादा इफेक्टिव है। और जैसा अभी आपने बीच में बताया कि आप रोबोटिक सर्जन भी हैं, तो मेरा अगला क्वेश्चन उसी से जुड़ा हुआ था कि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं स्पेशली इंडिया में कि जो लोग लैप्रोस्कोपिक या फिर रोबोटिक सर्जरीज के बारे में, तो आप कुछ कॉमन मिसकंसेप्शंस को प्लीज़ आज डीबंक करिए। देखिए, सबसे पहले मैं इलाहाबाद से हूँ, मेरा हॉस्पिटल है वहाँ पे, तो ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है। मैंने 10 साल पहले वहाँ प्रैक्टिस शुरू की एज अ लैप्रोस्कोपिक कैंसर सर्जन इलाहाबाद में। तो शुरू में तो पेशेंट्स आते थे कि आप लैप्रोस्कोपी से यूट्रस निकालेंगे तो हमको ओपन वाला ही करवाना है। क्योंकि ये क्वैकरी प्रैक्टिस इंडिया में बहुत ज़्यादा है, छोटे मोटे जिनको नहीं आता। वैसे अब ये काफ़ी चेंज हो रहा है, बट तो भी गाँव में लोग बोलते हैं कि दूरबीन द्वारा करेंगे तो छूट जाएगा, गॉल ब्लैडर कैंसर दूरबीन द्वारा करेंगे तो छूट जाएगा। ये तो अभी हमने पिछले कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी आंसर किया कि फॉर अ सर्जन अगर आपको यूट्रस निकालना है, कैंसरस टिश्यू है, आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि स्क्रीन में आप एक साथ में इंजेक्शन लगा दे तो अलग कलर में, अलग मोड में आपको सर्जन को दिख सकता है कि कैंसर सिर्फ यहीं तक है। कैंसर में नॉर्मली जब भी सर्जरी करनी पड़ती है तो ये ट्यूमर है, हमको उससे 2 to 5 सेंटीमीटर मार्जिन लेना पड़ता है ताकि नॉर्मल टिश्यू, ताकि कैंसर ना फैले, क्योंकि विजिबली जो दिख रहा है और माइक्रोस्कोपिक ज़्यादा हो सकता है। तो नाउ देयर आर सो मच एडवांस टेक्नोलॉजी जिसमें हम डाई डाल के कैंसर को विजुअलाइज कर सकते हैं, सीटी इमेजेस के साथ कोइंसाइड कर सकते हैं, तो फील्ड हैज़ रीच एनीवेयर। रोबोटिक सर्जरी में ऐसा कुछ नहीं है। रोबोटिक सर्जरी इज डेफिनेटली फाइनर सर्जरी। रोबोटिक्स इज जस्ट एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ लैप्रोस्कोपी फॉर मोर लॉन्गर केसेस, सो इट्स अ ग्रेट थिंग। ये मैं जानना चाहूँगा आपसे कि एक कनेक्शन होता है गट हेल्थ और एक लंबी डिजीज़ फ्री ज़िंदगी का, तो वो क्या है, कितना गहरा कनेक्शन है, आप प्लीज़ वो हमें बताइए। बहुत गहरा कनेक्शन है। तो यहाँ इस सवाल का शुरुआत हम करते हैं कि गट हेल्थ होता क्या है, और आपने बात की लंबी ज़िंदगी की, तो उसके लिए एक पहले चीज़, देयर आर 2 टर्म्स जो हमारे ऑडियंस को समझना ज़रूरी है, लाइफ स्पैन और हेल्थ स्पैन। हमारे दादी नानी और जो भी मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे, आपके भी ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, तो वो अक्सर 70 साल जीते थे, है ना। जैसे जब एंटीबायोटिक्स पहले 50 साल पहले तो लोग बहुत कम जीते थे, 30-40 साल, 50 साल में मर जाते थे। फिर ह्यूमंस ने एंटीबायोटिक्स डिस्कवर की और एंटीबायोटिक्स वाज अ रेवोल्यूशनरी चेंज। कोविड वाज एन एक्सेप्शन, लेकिन उसके बाद उसके अलावा इन्फेक्शन से बहुत कम लोग मरते हैं। क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीज़ से ज़्यादा लोग मरते हैं, कैंसर, डायबिटीज़, मेटाबॉलिज्म, अल्जाइमर्स, तो वो तो अलग चीज़ हो गई। लेकिन जब हमने शुरू किया था, एंटीबायोटिक शुरू किया, तो हमारी लाइफ स्पैन थोड़ी बढ़ी, लेकिन हेल्थ स्पैन पे बात नहीं हुई। तो लाइफ स्पैन और हेल्थ स्पैन मतलब, लाइफ स्पैन मतलब कितने ईयर्स आप जिए। फॉर एग्जांपल अगर आप 80 ईयर्स मरे तो 80 ईयर्स आप लाइफ स्पैन थी आपकी लाइफ स्पैन। लेकिन अक्सर इंडिया में आखिरी 10 साल 15 साल दादी नानी क्या करते हैं, बेड रिडन होते हैं, तो उसको वो लाइफ स्पैन में तो गिना जाएगा, वो हेल्थ स्पैन में नहीं गिना जाएगा। हेल्थ स्पैन इज नंबर ऑफ ईयर्स विच यू लिव्ड हेल्दी एंड डिजीज फ्री ऑप्टिमली। तो इसके लिए मैं सब दर्शकों को बोलूँगा एक लिस्ट बनाएं कि आखिरी 10 साल में वो क्या करना चाहते हैं। जैसे मैं बर्ड वॉचर भी हूँ, मैं बर्ड वॉचिंग भी करना चाहूँगा आखिरी 10 साल में। मैं तो बायो हैकर भी हूँ, उसके बारे में बात करेंगे बाद में। लेकिन फॉर नॉर्मल इंसान ट्राई करेगा कि 80 साल जिए, 90 साल जिए। तो लास्ट 10 ईयर्स को कहते हैं मार्जिनल डेकेड। इसमें हमको हेल्दी जीना है, तो हमको एक्सरसाइज, उस समय अगर नेचर में ट्रैकिंग करने जाना है या स्कूबा डाइविंग जाना है या अपने बच्चों का ध्यान रखना है, या छोड़िए अपने आप को बाथरूम या अपनी एक्टिविटीज़ खुद आप चाहते हैं कि कोई आपको हेल्प ना करना पाए, तो एक बेसिक लेवल ऑफ फिटनेस, बेसिक लेवल ऑफ गट हेल्थ, बेसिक लेवल ऑफ हाइड्रेशन हमको अभी से सोचना पड़ेगा। तो ये तो हो गया हेल्थ स्पैन और लाइफ स्पैन का डिफरेंस। अब आपने पूछा गट हेल्थ से क्या रिलेशन है, तो जब मैंने शुरुआत में बताया, जब एंटीबायोटिक्स डिस्कवर हुए उससे हमने अपने अंदर के कीटाणु मारने शुरू कर दिए। लेकिन हमारे बचपन से हमको सिखाया जाता है कि कीटाणु सिर्फ खराब होते हैं, लेकिन कीटाणु हज़ारों करोड़ों की संख्या में अच्छे भी होते हैं। इंसान के शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, उससे 5 से 10 गुना ज़्यादा कीटाणु भी होते हैं।
लेकिन 90% अच्छे होते हैं। वही सेम चीज़ हमारी प्रकृति में भी है। जब जैसे एंटीबायोटिक्स डेवलप हुआ सेम टाइम पे फर्टिलाइजर, केमिकल्स, पेस्टिसाइड शुरू हुए। सॉइल में भी कीटाणु थे जो कि ऑर्गेनिकली हेल्दी खाना हमको देते थे। हमने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, इंसान को सब कुछ ज़्यादा चाहिए होता है, तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स यूज़ किए। अब आज ये दुनिया आ गई कि ये टेबल भी हम स्टरलाइजर से साफ करते हैं, 100% बैक्टीरिया मार देते हैं। माउथ वॉश में खुला लिखा होता है किल्स 99.99% ऑफ द बैक्टीरिया। बट ये समझना ज़रूरी है कि ट्रू गट हेल्थ इज डाइवर्सिटी, एंड वही हमारे प्रॉब्लम अंदर है और वही प्रॉब्लम बाहर है। हम प्लैनेट हमारा क्यों खराब हो रहा है? क्योंकि बायोडाइवर्सिटी ऑफ द प्लैनेट खत्म होती जा रही है। हम स्पीशीज पे स्पीशीज कम करते जा रहे हैं, नेचर को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। बर्ड्स की स्पीशीज कम हो गई, एनिमल की स्पीशीज कितने आप सुनते हैं एक्सटिंक्ट हो गई। वही सेम चीज़ हमारे अंदर हो रही है, क्योंकि अनजस्टिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स हो रहा है। किसी को छोटी सी लूज मोशन होती है, एंटीबायोटिक खा लेता है। किसी को कोविड वायरल बीमारी थी, लेकिन दुनिया में कितने लोगों ने, आप बताइए कितने लोगों ने एजिथ्रोमाइसिन खाया, जो कि एंटीबायोटिक ड्रग है। उससे बैक्टीरिया मरता है, वायरस नहीं। तो मेन प्रॉब्लम गट हेल्थ की है डाइवर्सिटी। आप भी ज़्यादा लंबा जिएंगे और प्लैनेट भी ज़्यादा लंबा जिएगा अगर आप डाइवर्सिटी प्रिजर्व करें, बायोडाइवर्सिटी, अच्छे कीटाणु के हमारे अंदर और बाहर प्लैनेट की भी। डॉक्टर, इसके साथ साथ इंडिया में ओबेसिटी के केसेस बढ़ रहे हैं, गट के डिसऑर्डर्स के केसेस बढ़ रहे हैं, मेटाबॉलिक डिसीजेज बढ़ रही हैं, स्पेशली यंगस्टर्स में। तो ऐसे कौन से अर्ली साइंस हैं जो हमें इग्नोर नहीं करने चाहिए? देखिए, बॉडी आपके बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन है, सारे सिग्नल्स देती है। मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाया है कि हम एक्यूट डिजीजेज होती हैं जैसे ट्रॉमा, इन्फेक्शंस, उसके लिए तो हमने एंटीबायोटिक्स और आजकल मॉडर्न मेडिसिन एकदम अमेजिंग हो गई है। एंड इन्फेक्शंस में ऋषभ पंत को देख लीजिए, ही वेंट थ्रू सच अ बैड एक्सीडेंट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, खेल रहा है इंडिया के लिए वापस। ये कोई छोटी बात है, ये दिस इज अ मिरेकल ऑफ मॉडर्न साइंस। बट क्रॉनिक डिजीजेज में मॉडर्न साइंस थोड़ा वीक है। क्रॉनिक डिजीजेज इंक्लूड लाइफस्टाइल डिजीजेज, जैसे आपने बताया ओबेसिटी, कैंसर और डायबिटीज़, ऑल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एंड इवन एल्जाइमर्स, ब्रेन की सारी क्रॉनिक डिजीजेज। इसमें मॉडर्न मेडिसिन के पास क्या आंसर है? अब बीपी बढ़ जाता है तो बीपी को रिड्यूस करने के लिए दवा दे देते हैं, शुगर बढ़ जाता है तो शुगर को रिड्यूस करने के लिए दवा दे देते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो उसको रिड्यूस, लेकिन वी आर नॉट ट्रीटिंग द रूट कॉज। हम उसको जड़ को तो ठीक कर नहीं रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पूछा कि ये अर्ली साइंस क्या है। आपको बॉडी साइंस देगी, साइंस ऑफ वीकनेस, साइंस ऑफ लेथार्जी, दीज आर बैड साइंस। तो यू हैव टू कीप अंडरस्टैंडिंग योर बॉडी एंड गो एज पर द रिदम ऑफ योर बॉडी, सो यू वोंट गेट ऑल दीज थिंग्स। एंड बेसिक चीज़ें हैं, एक्सरसाइज डेली करना है, आप खाना रोज़ खाते हैं, तो आप सिंपल आंसर बचिए कि आजकल ये आपने पूछा यंगस्टर्स को क्यों हो रहा है। जब हमको ह्यूमन बॉडी बनाई गई, बहुत एडेप्टेबल बनाई थी भगवान ने बॉडी। हम जंगलों में रहते थे, हंटर गैदर थे, हम सूर्य की किरण से उठते थे। वी यूज्ड टू वेक अप विद सनराइज, नॉट विद एन अलार्म क्लॉक विच मोस्ट पीपल डू। उससे हमारी बॉडी को शॉक लगता है। हमारा सारा बॉडी का एक रिदम होता है, नेचर में सब कुछ रिदमिक है। वी यूज्ड टू वॉक नेचुरली फॉर किलोमीटर्स इन सर्च ऑफ फूड। मूवमेंट वॉज अ नेचुरल पार्ट, मतलब हमारे लिए एक्सरसाइज कोई टर्म नहीं होता था। एक्सरसाइज हमने इन्वेंट की। So now there are so many apps, you just press the button and the food, खाना आपके घर पे आ जाएगा। किस्मत है अभी घर के दरवाजे तक आ रहा है, बहुत जल्दी आपके बेड पे भी आने लग जाएगा। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। तो this is the reason because we are adopting ourselves to be sedentary lifestyle। इतनी कंफर्टेबल हमने बना ली है, इसलिए हमने एक्सरसाइज बनाया, जिम्स बनाया, जिम जाके भागना पड़ता है क्योंकि नेचुरल तो कुछ रह ही नहीं गया है। तो ये सारी चीज़ें is the birth of our chronic lifestyle diseases, which is hypertension, obesity, and obviously साथ साथ हमने वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर लिया। जो वेस्टर्न वाले हमारा इंडियन आयुर्वेदिक खा रहे हैं और हम जंक फूड खा रहे हैं, पिज्ज़ाज खा रहे हैं, पैकेट फूड खा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली लीड्स टू इन्फ्लेमेशन, जो मैंने पहले भी बात की, दैट लीड्स टू ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड एंड ऑल द क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस। जी, तो जैसा आपने बताया कि कुछ साइंस बॉडी देती है जिससे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। वीकनेस हो गया, टायर्ड आप रहते हैं, तो ये सब चीज़ें एंड मूव डेली, स्लीप विद द रिदम ऑफ द अर्थ। रात को हमने लाइट भी इन्वेंट की साथ में। उससे इंसान की बहुत ख़राब आदत है कि हमको हर चीज़ में ज़्यादा चाहिए होता है। एक दिन भगवान ने इतना अच्छा दिन दिया है सुबह से रात तक, लेकिन हमको रात को भी दिन में और चाहिए। वी वांट टू पार्टी इन द नाइट, वी वांट लाउड म्यूजिक इन द नाइट। सो ऑल दिस मैसेज आर रिदम ऑफ द बॉडी और सर्केडियम रिदम। उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और जो बॉडी में कैपेसिटी है, जैसे आपने बात की थी डिटॉक्स की,
अगर आप बॉडी के रिदम के हिसाब से जाएंगे, आप आराम सनसेट के बाद सोएंगे, जल्दी खाना खा के सोएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी डिटॉक्स कर लेगी। बॉडी में सारे डिटॉक्स सिस्टम्स है, लिवर इतना ब्यूटीफुल है, इम्यून सिस्टम है, यहाँ की कैंसर भी नहीं होगा अगर आप सारे रिदम के हिसाब से नेचुरल काम करेंगे तो। डॉक्टर अर्पित, इसके साथ में भी आपने बात करी कि जैसे पहले आपने एग्जांपल्स दिए कि पहले ह्यूमन बीइंग जंगलों में रहते थे, दे यूज्ड टू गो एंड वॉक किलोमीटर्स फॉर फूड। तो आप एंशिएंट विजडम को जोड़ते हैं बहुत बार मॉडर्न साइंस के साथ में। तो क्या आप कोई ऐसा प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं जहाँ पर कोई आयुर्वेदिक या फिर कोई एंशिएंट इंडियन प्रैक्टिस जो है वो सपोर्ट कर रही हो मॉडर्न मेडिकल साइंस को? कोल्ड थेरेपी, ओके, है ना। आई विल गिव यू अ ब्रिलियंट एग्जांपल, कोल्ड। सो मेरा ये कहना है कि हम बीमारियां तो छोड़िए, कैंसर हो गया, हमने लाइफस्टाइल डिजीज़ की बात की, अब नेक्स्ट चैलेंज हैं, जैसे आपने सुना होगा ब्रायन जॉनसन, बड़े बड़े लोग, बायो हैकिंग। आजकल इतनी एडवांस हो गई है स्टडीज़, हम लॉन्जिविटी यानी कि एज को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, और नेचर में उसके आंसर्स ऑलरेडी हैं। फॉर एग्जाम्पल एक जेलीफिश होती है, उसका नाम है टोरोप्टोसिस ढोरिनी। इट्स अ इमॉर्टल जेलीफिश नाम है। इमॉर्टल, दिस एग्जिस्ट इन नेचर, वी हैव एवरीथिंग इज साइंटिफिक, वी हैव द डेटा। वो जेलीफिश जब डेंजर सेंस करती है, तो जैसे बटरफ्लाई आपने देखी होगी, एग होता है, उससे प्यूपा होता है, फिर बटरफ्लाई होकर उड़ जाती है, सेम साइकिल, सिमिलर साइकिल जेलीफिश का होता है, एग से प्यूपा बन के वो जेलीफिश बनती है। व्हेन द जेलीफिश, जब लगता है जेलीफिश को कि ठंडी है या एनवायरनमेंट सही नहीं है या डेंजर है, वो इट कैन रिवर्स इटसेल्फ टू गो टू प्यूपा स्टेट, एंड इट कैन मतलब जिंदा रह सकती है हजारों सालों तक। एंड जब उसको लगेगा कि फिर से एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो गया, फिर से वो, तो इट इज एक्चुअली इमॉर्टल। देयर इज अ एनिमल कॉल्ड ग्रीनलैंड शार्क, इट लिव्स 400 years. So nature has already decoded longevity, how to do it. We humans are struggling to do it, so we have to ancient techniques, जैसे आपने पूछा, तो आयुर्वेदा is a great thing, but problem ये है कि I feel I have traveled the world in the last 1 or 2 years. I've met so many people in Norway, in Europe, in US. They are using more authentic Ayurvedic things than us. आयुर्वेदा एक्चुअली जब जंगलों में थे, जब एंटीबायोटिक्स भी डेवलप नहीं हुई थी, तब हमको चोट लग जाती थी तो घाव इन्फेक्शन होता था कि भर जाता था। वी यूज्ड टू डू नेचुरल थिंग्स टू हील इट। दैट इज द बिगेस्ट एग्जांपल। नेचर हील्स ऑटोमेटिकली इफ वी लेट नेचर हील एंड इफ यू डोंट इंटरवेन, हम आसपास का मिक्स ना करें। बट फिर हमने एंटीबायोटिक्स से चलिए वो सब एक्सेलरेट कर लिया हमने, लेकिन अल्टीमेटली नेचर गिव्स यू ऑल द आंसर्स, यू हैव टू लेट नेचर गिव इट। तो कोल्ड थेरेपी पे हम बात करते हैं, जैसे कोल्ड थेरेपी, फॉर एग्जांपल मैं इलाहाबाद से हूँ, प्रयागराज में कुंभ मेला हुआ था अभी, बहुत फेमस, आपने सुना होगा। तो उसमें लॉट्स ऑफ डिवोटीज फ्रॉम आते हैं जनवरी के ठंडे मौसम में, जब बाहर 4 डिग्री है, ठंडे पानी में डिप लेते हैं। और आजकल जो आइस बाथ्स का ट्रेंड चल रहा है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी हैं जो शूट से पहले जो है अपने चेहरे को एक आइस वाले उसमें जो है, these are you may call it ancient but it is actually all rooted in nature. So मेरा जो ancient wisdom to modern science का connection है वो ज़्यादातर nature से है than कोई religious या आयुर्वेदा। आयुर्वेदा is a great science and now science is proving a lot of things about Ayurveda. For example हल्दी, curcumin. कर्क्यूमिन आयुर्वेदा में हम यूज करते हैं, बहुत कॉमनली यूज करते थे। साइंस कहता है कि कर्क्यूमिन इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट। नाउ आज बहुत सारे सप्लीमेंट्स आजकल आ रहे हैं कर्क्यूमिन में, बट एक इंटरेस्टिंग हैक बताता हूँ। जैसे कर्क्यूमिन हल्दी से निकलता है, आप हल्दी चाय लेते थे, हल्दी दूध लेते थे सोने से पहले, उससे इन्फ्लेमेशन कम होता है, यू फील गुड। हल्दी में अगली बार आप एक पिंच काला पेपर डालिएगा, ब्लैक पेपर। कर्क्यूमिन इज द मेन प्रोडक्ट जो फायदे की चीज़ है हल्दी की, बट उसमें काला पेपर में पिपरीन होता है। जब आप पिपरीन डालते हैं तो हल्दी यानी कि कर्क्यूमिन की बायो अवेलेबिलिटी यानी कि बॉडी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी 100 टाइम्स बढ़ जाती है। तो दीज आर ऑल एंशिएंट थिंग्स बट नाउ साइंस इज प्रूविंग इट। करेक्ट। तो आई एम अ वेरी साइंटिफिक पर्सन। आयुर्वेदिक में दादी नानी के जो हैक्स होते थे, मेरे को बहुत मजा आता है कि कोई हैक मेरे को बताए और फिर मैं उस पर साइंस में रिसर्च करूं कि क्या हो सकता है। कोल्ड थेरेपी भी इसी तरह काम करता है। कुंभ में लोग आते थे, उससे काम हो जाते हैं, उससे एक सेंस ऑफ पर्पस मिल जाता है। मैं पिछले 2 सालों से कोल्ड थेरेपी कर रहा हूँ, और जैसे आपने बताया कि बहुत सारे एथलीट्स करते हैं, तो कोल्ड थेरेपी हमारी बॉडी के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जो कि 2 तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम।
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है हमारा ड्राइव फोर्स। अगर आपको कहीं भाग के जाना है, कोई आपके पीछे पड़ गया, कोई गुंडा या कोई बंदूक लेके, तो यू विल रन फॉर योर लाइफ। रात के 2 भी बज रहे होंगे, यू विल सडनली हैव एनर्जी, कहाँ से आएगी आपको पता नहीं। दैट इज योर सिंपैथेटिक ओवरड्राइव स्टेट। इट रेजेस योर हार्ट बीट। कोई टेंशन होती है, कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल होती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आपकी हार्ट बीट ऊपर चली जाती है। दूसरा सिस्टम होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि हमारी हार्ट बीट को रिलैक्स करता है, काम करता है, पानी से कनेक्ट करके ऑटोमेटिकली वो एक्टिवेट हो जाता है। पॉइंट ऑफ द मैटर ये मैं बता रहा हूँ कि एक नर्व होती है हमारे अंदर, इस पे भी आप पक्का क्वेश्चन पूछेंगे मेरे को मालूम, जैसे मैं बताऊंगा। उसका नर्व का नाम है वेगल नर्व, और वो नर्व हमारे पेट से हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है। आपने सुना होगा गट ब्रेन कनेक्शन के बारे में, तो वो हमारी को काम करती है। जब हम आइस बात करते हैं तो वेगल नर्व स्टिमुलेशन होती है। आप शुरू में आप पहली बार आइस बात करेंगे तो आप पैनिक में आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, लेकिन रेगुलर एथलीट्स, मेरे जैसे लोग जो रेगुलर कर रहे हैं, तो हार्ट रेट आपकी कम हो जाएगी। तो उससे आपकी बहुत सारी मेंटल स्ट्रेस भी कम हो जाएंगे। आप इमोशनली यू विल बिकम अ मोर स्टेबल पर्सन, यू विल बी वेरी काम। दैट्स द पावर ऑफ नेचर एंड पावर ऑफ एंशिएंट थिंग्स ऑफ कोल्ड थेरेपी। एंड मैंने बहुत सारे बीमारियों को भी ठीक होते हुए देखा है कोल्ड थेरेपी से। ओके, अभी आपने बीच में बहुत बार यूज़ किया बायो हैक का, आपने काफ़ी बार नाम लिया, तो ये बायो हैक जो है ये है क्या? और आप अगर कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए सिंपल बायो हैक्स बता सकें जिनसे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो सके, तो प्लीज़ बताइए। तो इट्स अ टर्म मैनी पीपल यूज इन द लॉन्जिविटी इंडस्ट्री टू एज, बट अगर मैं एक सेंटेंस में बताना चाहूँ बायो हैकिंग क्या होती है, तो मैं बताऊँगा बायो हैकिंग इज ट्राइंग टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, नॉट जस्ट फिजिकली बट फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली। तो बायो हैकिंग बेसिकली आपके बेस्ट वर्जन के लिए है। एंड आई थिंक ये हमको फैंसी टर्म्स से डरना नहीं चाहिए। मैं तो बोलता हूँ सबको कि एवरीवन इज अ बायो हैकर। आई एम ऑल्सो बायो हैकर, यू आर ऑल्सो बायो हैकर, एंड एवरीबडी लिसनिंग इज अ बायो हैकर। जो अपनी हेल्थ के बारे में थोड़ा सा भी कॉन्शियस है, वो ही इज अ बायो हैकर। बायो हैक इज अ फैंसी टर्म। आई हैव डिवाइज अ वेरी अमेजिंग ब्लूप्रिंट कि हाउ टू बायो हैक योर बॉडी इन अ वेरी सिंपल वे. Biohack also is using some fancy gadgets to do amazing things. For example, एक फैंसी गैजेट है यहाँ जिसमें जो यहाँ पे एक मेडिटेशन टाइप का है. यहाँ पे 9 जैसे ये वाइट लाइट हमारे पर लगी है, 9 वाइट LED लाइट्स होती है जो कि रिदमिक वे में आपके ब्रेन के वो एरियाज को स्टिमुलेट करती है जो आप कभी नेचुरली नहीं कर सकते. तो ये भी एक बायो हैक है. सिंपल बायो हैक अगर मैं बताऊं तो हम पहले बात कर रहे थे वाटर की. Optimal hydration is a biohack, is a beautiful biohack where you can change your life because optimal hydration यानी कि पानी हमारे हर सेल में है. और मैं पहले भी मैंने आपको बताया मैं बहुत साइंस वाला बंदा हूँ. तो मैंने एक प्लेन साइड में कोइंसिडेंस मैं बिलीव नहीं करता हूँ. मैं बिलीव करता हूँ कि हमेशा हर चीज़ का रीज़न होता है. एक नेचर में इतना अमेजिंग कोइंसिडेंस है. आप अपने आप से पूछिए ह्यूमन बॉडी में कितना % पानी होता है? ऑलमोस्ट 70%. एब्सोल्युटली. प्लैनेट अर्थ में कितना % पानी होता है? 70%. More than 70. So if you Google it, the answer is 70%, almost 2-3 degrees ऊपर नीचे, that's a different thing. But nature again इतना बड़ा हमको example दे रहा है कि we are aging, we are connected to water in a very very deep way. And आपके हर सेल में पानी है. मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं. थिंकिंग प्रोसेस में आपका हार्ट बीट कर रहा है, आपका पेट में डाइजेशन हो रहा है, आपका इम्यून सिस्टम काम कर रहा है. अगर आप सेलुलर लेवल पे देखेंगे तो क्या हो रहा है? सेल में या तो पानी अंदर जा रहा है या सेल के पानी बाहर जा रहा है थ्रू सोडियम पोटेशियम चैनल्स. तो जो रूट सेलुलर मैकेनिज्म हैपनिंग इज मूवमेंट ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर. दैट इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग. सो अगर आपका ऑप्टिमली हाइड्रेटेड पानी, ऑप्टिमल हाइड्रेटेड पे हम अलग से कभी बात कर सकते हैं. इट्स नॉट जस्ट अबाउट ड्रिंकिंग वाटर. It's about having the right electrolytes. It's about consuming lots of more fruits and vegetables. तो जब हम ऑप्टिमली हाइड्रेटेड रखते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम हमारे पीक पे रहता है, हमारा फिजिकल सिस्टम पीक पे रहता है, हमारी मेंटल एक्विटी पीक पे रहती है, हमारा डाइजेस्टिव पीक पे रहता है. सिर्फ अगर एक आप हैबिट डाल लें पानी को हमेशा कैरी करने का, और प्यास लगने पे पानी नहीं पीना है. अगेन फिर से हम आते हैं हंटर गैदरर अप्रोच पे. हम ह्यूमन बॉडी को भगवान ने बहुत एडेप्टेबल बनाया. वहाँ पे कभी कभी दिन हो जाते थे, हमको खाना नहीं मिलता था, गर्मी के सीजन में पानी भी नहीं मिलता था जंगलों में. तो ह्यूमन बॉडी वाज मेड एडेप्टेबल टू थर्स्ट. बट थर्स्ट इज अ मैकेनिज्म, इज अ डिलेड मैकेनिज्म.
ब्लड में भी पानी होता है 70-80%। जब ब्लड में पानी कम हो गया फॉर एग्जांपल 60%, तो ब्लड में नमक यानी कि सोडियम बढ़ जाता है। सोडियम ब्रेन में जाके सिग्नल देता है हमारे पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस को, वो एक हार्मोन निकालता है जिसका नाम है एंटी डायरेटिक हार्मोन, और वो किडनी को जाके बोलता है कि कमी हो रही है बॉस, पानी बचाना है, वी हैव टू कंजर्व वाटर। तब आपको प्यास लगती है। तो सेलुलर लेवल पे आपका डिहाइड्रेशन हो चुका है, और मोस्ट पीपल आर लिविंग इन अ स्टेट ऑफ सेलुलर डिहाइड्रेशन फॉर ईयर्स। इसीलिए कैंसर बढ़ रहा है, इसीलिए डायबिटीज बढ़ रहा है, इसीलिए क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है। सिंपल आंसर है, नेचर में आप जाइए, एक यंग पत्ती को देखिए, वो हरी होगी और हाइड्रेटेड होगी, और एक मरी ओल्ड पत्ती को देखिए, वो डिहाइड्रेटेड होगी, ब्राउन होगी और पानी की कमी होगी। न्यूबॉर्न बच्चा 70% पानी से पैदा होता है, एंड एवरेज पर्सन एट द एज ऑफ 60 साल 60 ईयर्स इज ओनली 60% वाटर। सो दैट्स द आंसर इज राइट इन फ्रंट ऑफ अस। वी आर एजिंग, हमारा एज बढ़ रहा है क्योंकि आप पानी धीरे धीरे शरीर में कम हो रहा है। तो वाटर इज अ ग्रेट बायोहैक। देन मूवमेंट, डेली movement is so important. It brings flow in your life. One biohack is, आप सुबह आपके कुत्ते के साथ या आपके जस्ट भागिए मत, आप बाहर निकलते ही थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, आउटडोर्स नॉट इनडोर्स। उससे आपकी लाइफ में फ्लो आ जाएगा, क्योंकि मूवमेंट अगेन हम नेचुरल, पहले भी हमने बात की, मूवमेंट वाज अ नेचुरल पार्ट ऑफ आवर बायो लाइफ। तीसरा वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बायोहैक्स इज नींद, स्लीप। तो दीज आर ऑल फ्री बायोहैक्स, इसमें कोई पैसे खर्च नहीं करवा रहा मैं आपके। उसके अलावा और बहुत सारे ऑप्शंस है। डिजिटल रीसेट, आपके आजकल के यंग जनरेशन में हर आदमी नॉन फोकस्ड है, हर आदमी रील पे लगा रहता है, हर आदमी बोलता है कि दिमाग फोकस नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि हमने अटेंशन स्पैन स्पॉइल कर दिया है। जब आप रील क्यों देखते हैं, या आप डेजर्ट क्यों खाते हैं? आपने बताया आपको शुगर पसंद है, क्योंकि आपको डेजर्ट खाने से अच्छा लगता है, ग्रेटिफिकेशन। डेजर्ट खाने से आपका डोपामिन लेवल बढ़ता है और सेरोटोनिन लेवल बढ़ता है माइंड में, उससे आपको अच्छा लगता है, गुड फीलिंग। आप रील देखते हैं क्योंकि आपको अच्छा लगता है, कुछ कंटेंट है, उससे भी डोपामिन स्पाइक होता है। बट ये सब फॉल्स डोपामिन है। जैसे आपने शुगर खाया, आधे घंटे के लिए स्पाइक हुआ, उसके बाद फिर वो क्रैश आता है। लाइफ में कोई भी चीज़ जो ऐसे जाती है वो ऐसे ही आती है नीचे। इसी तरह से आपने रील देखी, स्पाइक आया, जैसे ही आपने रील बंद की फिर से क्रैश आया, फिर से आप दिन भर रील में रहोगे, आप कुछ काम नहीं कर पाओगे। कॉन्ट्ररी, अगर आप नेचर में गए, आपने आइस बात किया, तो दीज आर आपने रन किया, तो दीज आर नेचुरल डोपामिन स्पाइक्स, जो कि आपके दिन को ऐसे बनाएगी, ना कि ऐसे। डॉक्टर, इसके साथ साथ में आप जो हैं बहुत सारे इंटरनेशनल फोरम्स में आप बात करते हैं। सो आपके हिसाब से इंडिया को ग्लोबल टर्म में कैसे परसीव किया जाता है इन टर्म्स ऑफ सर्जिकल इनोवेशंस एंड मेडिकल रिसर्च? बहुत अच्छा सवाल है। तो इंडिया एक्चुअली ग्लोबली काफ़ी अच्छी प्लेस्ड है। थोड़े सी टेक्नोलॉजिकली हम लोग वीक हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रोबोटिक सर्जरीज दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद में तो आजकल काफ़ी वाइडली अवेलेबल है, पर छोटे सिटीज़ में इतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि इंडिया में पेइंग कैपेसिटी कम है। बाकी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी कोशिश की है आजकल आयुष्मान योजना, अलग अलग योजना लाने को। तो इंडिया को अच्छा परसीव किया जाता है। एवरीबडी, मैं बहुत लोगों से मिला यूएस में, यूरोप में, तो एवरीबडी इज़ विलिंग टू वर्क विद अस, और बिकॉज उनको पता है कि इंडिया में पोटेंशियल बहुत है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई भी साइंटिफिक रिसर्च के लिए, कोई भी आगे बढ़ने के लिए, यू नीड क्लिनिकल ट्रायल्स, और इंडिया में उस चीज़ का भरमार है। मतलब ये मैंने नहीं कहना कि अच्छा था कि गिनी पिग्स इंडिया में है, बट इंडिया में लोग हैं जो गरीब हैं, जो नई ट्रीटमेंट ट्राई करेंगे, और अगर सरकार हमको आजकल बहुत हेल्प करती है नए नए योजनाओं के थ्रू, तो हम कॉस्ट इफेक्टिव नई चीज़ें ला सकते हैं। तो इंडिया को काफ़ी वेल रिस्पेक्टेड है। थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकली वीक है बिकॉज ऑफ द पेइंग कैपेसिटी, बट आई थिंक इट इज़ इम्प्रूविंग। ग्रेट। सो डॉक्टर, जैसे अभी हमने इंडिया की बात करी, अब मैं इंडियंस की बात करता हूँ। तो आपके हिसाब से क्या हम सही खा रहे हैं, सही पी रहे हैं? क्या हमें एसेंशियल वाइटामिन्स, मिनरल्स मिल रहे हैं? और अगर नहीं, तो क्या सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी है? और अगर हाँ, तो ऐसे कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो हमें अपनी लाइफ के लिए लेने चाहिए? ये आपने इतना अच्छा सवाल पूछा है, इस पर हम अलग से एक पूरा पॉडकास्ट कर सकते हैं। लेकिन आई विल ट्राई टू बी कंसाइज, बिकॉज आई कैन लिटरली स्पीक फॉर 2 आवर्स ऑन दिस टॉपिक। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। तो देखिए, हम ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें, आई हैव सेट द प्लेटफॉर्म। सॉइल माइक्रोबायोम के बारे में मैंने बताया था आपको कि हमारे पेट के अंदर भी अच्छे कीटाणु होते हैं, इसी तरह के कीटाणु हमारे सॉइल में भी होते हैं।
एक तरफ तो मैं कह रहा हूँ कि मैं बहुत नेचर से कनेक्टेड हूँ, तो मतलब आइडियली आपको नेचुरल खाना चाहिए, ऑर्गेनिक खाना चाहिए, बट प्रॉब्लम ये है कि हमने इतने सालों में फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स यूज़ कर करके जैसे हमने अपनी गट की इम्यूनिटी ख़राब कर दी है, गट की डाइवर्सिटी ख़त्म करके, इसी तरह हमने सॉइल की माइक्रोबायोम की भी क्वालिटी ख़त्म कर चुके हैं। तो फॉर एग्जांपल देता हूँ मैं, अगर आपको आप ऑर्गेनिकली ग्रोन एप्पल लेंगे 50 साल पहले और आज एक ऑर्गेनिकली फार्म में ग्रो एप्पल लेंगे तो उसकी न्यूट्रिएंट क्वालिटी सिर्फ 10% है। सिर्फ 10%? सिर्फ 10% है। दैट इज हाउ मच इट हैज डिग्रेडेड, एंड दैट टू एक ऑर्गेनिक एप्पल की, नॉट द अदर एप्पल। आप मिसकंसेप्शन में जी रहे हैं अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं मैं तो सात्विक खाता हूँ, मैं ऑर्गेनिक खाता हूँ, ठीक है, यू आर राइट, बट आई थिंक वी हैव डिस्ट्रॉयड द प्लैनेट्स बायोडाइवर्सिटी हमारे इंडिया की और ओवरऑल वर्ल्ड की, कि वी नीड सप्लीमेंट्स राइट नाउ। दैट इज माई फर्स्ट आंसर टू द थिंग। बिना सप्लीमेंट्स के नहीं हो सकता है, क्योंकि मोस्ट लोग पैकेट खाना खा रहे हैं, ऑर्गेनिक बहुत कम लोग खा रहे हैं। और मैंने जैसे बताया, अगर आप ऑर्गेनिक खा भी रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक वियर्ड एग्जांपल देता हूँ जो कि साइंस बैक्ड है फिर से, विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग कहते हैं विटामिन सी इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है विटामिन सी की हम बात कर रहे हैं कि नींबू पानी से आपको विटामिन सी तो मिल रहा है बट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है अगर उसमें आपने चीनी डाली है तो। अच्छा, ये जेन्युइन फैक्ट है, क्योंकि विटामिन सी जो हमारे शरीर में होता है एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में एब्जॉर्ब होता है, और शुगर दोनों सेम रिसेप्टर से एब्जॉर्ब होते हैं, जिसको कहते हैं GLUT1 रिसेप्टर्स और कुछ केस में GLUT2 रिसेप्टर्स। तो जब आपने नींबू पानी पिया तो उसमें एस्कॉर्बिक एसिड और शुगर दोनों एक दूसरे पे compete करेंगे, तो आपको नींबू पानी पीने से आपका विटामिन सी यानी कि इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी। विटामिन सी बहुत वंडर मॉलिक्यूल है और बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता, तो आपको डेली बेसिस पे कंज्यूम करना है। तो हम विटामिन सी का जो एक बेस लाइन बनाया गया कि इतना विटामिन सी खाना चाहिए। विटामिन डी का भी आते हैं हम उस पर, विटामिन डी भी मेरा फेवरेट है। विटामिन B12 पे भी बात करेंगे। तो उसका एक जो बेस लाइन बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है कि हमको बीमारी ना हो। फिर से हम बायो हैकिंग वाला थोड़ा टच करते हैं कि हेल्दी रहने के लिए क्या ट्रू हेल्थ सिर्फ बीमारी से बचना है? हेल्दी रहने के लिए आप अपनी बॉडी का पीक परफॉर्मेंस जा सकते हैं। आपको इम्यूनिटी ऐसी रखनी है कि कोविड आए, फ्लू आए, आपको ना हो, तो उस केस में विटामिन सी आपको 40 नींबू के खाने पड़ेंगे पर डे, हर रोज। इज इट पॉसिबल प्रैक्टिकली? नॉट पॉसिबल। सो दैट इज व्हाई वी हैव टू रिलाई ऑन सप्लीमेंट्स। नाउ नेक्स्ट कम्स विटामिन डी। पहले मैं ये सजेस्ट कर दूं, फिर मैं टिप्स फाइनल 5 सप्लीमेंट्स भी दे दूंगा। तो विटामिन डी एक वंडर मॉलिक्यूल है। विटामिन सनशाइन से मिलता था, लेकिन पोल्यूशन की वजह से अगेन, और प्लस हमारी लाइफस्टाइल की वजह से ज्यादातर इंडोर्स हो गई हैं, हंटर गैदरर्स जैसे तो हम रहे नहीं। डॉक्टर, आप हमारे ऑफिस में आई थिंक 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉइज हैं। आई थिंक आप उनका विटामिन डी चेक करवाएंगे तो आई थिंक 80% का जो होगा वो कम ही आएगा। एग्जैक्टली, आपने एकदम सही बोला, क्योंकि इंडोर्स रहते हैं लाइफस्टाइल। सो आप, और उसके बाद आप बोलते हैं कि मैं आधे घंटे के लिए सुबह सनशाइन में जाता हूँ, तो उससे विटामिन डी नहीं बढ़ता, पहली चीज। दूसरी चीज, विटामिन डी एक स्टडी हुई थी रिसेंटली कि 80% लोग जो कोविड में मरे, 80% इज अ बिग नंबर, और ये बहुत अच्छी फेमस स्टडी है, आप गूगल कर सकते हैं, हु डाइड इन कोविड वर विटामिन डी डेफिशिएंट। अच्छा, तो ये शॉकिंग नंबर है। अब सिंपल बात ये है, विटामिन डी लोगों को लगता है कैल्शियम के लिए होता है। मैं आज आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपने सुनी भी नहीं होंगी। विटामिन डी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सही बात है, लेकिन विटामिन डी हमारे गट हेल्थ से बहुत डायरेक्टली लिंक्ड है। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं हमारे कोलोन में, उनका नाम है एक्रोमेंसिया और ब्यूट्रेट डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया। विटामिन डी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी गट डाइवर्सिटी के लिए, और गट हमारी इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गट हमारी एपिजेनेटिक्स और हेल्दी लाइफ स्पैन के बारे में कनेक्टेड है। तो एक तो विटामिन डी उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी हमारी इम्यून सिस्टम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, हमारे लिवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन डी इज अ वंडर मॉलिक्यूल। और विटामिन डी में एक और चीज़ है, जैसे आपने बताया कि 80% लोगों को विटामिन डी डेफिशिएंट होगा, तो मैं एकदम बैंग ऑन सही बताया आपने। लेकिन विटामिन डी का नॉर्मल रेंज आप उठाएंगे कोई भी लैब में तो 30 to 100 है ना, 30 to 100 है। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है कि अगर आप, मैंने लाइव एग्जाम्पल देखे बहुत सारे पेशेंट्स को, कि अगर आप एक पेशेंट को ले उसका 35 है, दूसरा पेशेंट है 95 है, दोनों नॉर्मल रेंज में, लेकिन जिसका 95 होगा उसकी आप लाइफस्टाइल खोद के देख लीजिए, ही विल बी अ मच हेल्दियर पर्सन, उसको बीमारियां नहीं होंगी, ही विल ऑलवेज बी ऑन हिज पीक हेल्थ, वीकनेस नहीं होगी, कमजोरी नहीं होगी, नींद अच्छी आएगी, ऑल थिंग्स कोरिलेटेड। सो विटामिन डी ऑब्वियसली ओवर हाइपरटॉक्सिसिटी से बचना चाहिए, वो तो अलग चीज़ है, बट
we have to keep it as high as possible, not just within the normal range. I have to do a honest confession. आज से 8-9 महीने पहले जब मेरा हुआ था, my vitamin D level was 6.2. It's crazy. इसी और एक और हिडन सीक्रेट है विटामिन डी के बारे में कि विटामिन डी आप 60,000 शॉट्स होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स वीकली भी लिखते हैं. दैट इज अ गुड प्रैक्टिस. आई एम नॉट बेरेटिंग एनीबॉडी, बट आई एम सेइंग आप साइंस में जाके पढ़िए. एक विटामिन डी हमेशा एक माइक्रो विटामिन है जिसका नाम है विटामिन K2. वो बहुत कम मार्केट में अवेलेबल सप्लीमेंट्स में है. 100:1 रेशियो होना चाहिए विटामिन डी और विटामिन K2 का, तभी सही एब्जॉर्प्शन होगा. विटामिन K2 इज दैट वंडर मॉलिक्यूल जो कि विटामिन डी के थ्रू कैल्शियम को सही जगह पे ले जाएगा, हमारे बोन्स में, हमारे गट में जहाँ ज़रूरत है. और नहीं तो अगर आप विटामिन डी ले रहे हैं और कैल्शियम ले रहे हैं लेकिन साथ में K2 नहीं है तो कैल्शियम आर्टरीज में जाएगा. इसलिए आपने देखा होगा यंग लोगों को आजकल बहुत सारे कैल्शियम डिपॉजिट्स होते हैं अलग अलग आर्टरीज में. तो विटामिन D3 हैज़ ऑल्सो ऑलवेज टू बी टेकन विद विटामिन K2 इन द राइट रेशियो. और उसका सही तरीका है डेली माइक्रो डोजिंग rather than वीकली और मंथली डोज. एंड 6 तो इज लाइक डेथली. अगर आपको 6 होगा तो यू विल नॉट फील एक्टिव, यू विल नॉट बी मोटिवेटेड, यू विल बी लो ऑन एनर्जी, यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग. सो अब हम आते हैं कि क्या सप्लीमेंट्स हमको लेना जरूरी है. अबव 35 सबसे पहले विटामिन D3 विद K2 इन द राइट रेशियो. देन विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है. विटामिन B12 के बारे में भी एक दो शॉकिंग फैक्ट्स बताता हूँ. विटामिन B12 मल्टीविटामिन्स में हम लोग खाते रहते हैं. बी कॉम्प्लेक्स की बहुत सारे मिलते हैं. अगेन उसमें चीज़ें जो मल्टीविटामिन, कोई भी एक सोने की कैप्सूल नहीं हो सकती कि एक कैप्सूल आपने खा लिया तो आप हो गया. अगर एक कैप्सूल में 15 विटामिन होंगे तो उसका मात्रा इतना कम होगा, उतनी डोज इतनी कम होगी कि उससे अच्छा आप ना खाओ तो बेटर है. तो मल्टीविटामिन एक अगेन मार्केटिंग गिमिक है क्योंकि सबके पास टाइम नहीं होता है और सब लोग अलग अलग सप्लीमेंट नहीं खाना चाहते. बट अगर आपको सच्ची में आप अपना हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं तो आपको विटामिन B12 अलग खाना है, विटामिन डी अलग खाना है. तो विटामिन B12 अगेन एनर्जी विटामिन है, हमारी नर्वस हीलिंग, हमारी बोन हील, हमारी ब्रेन के ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए विटामिन B12 लेना ज़रूरी है. अब एक शॉकिंग फैक्ट, थोड़ा ये क्वेश्चन लंबा हो गया, मैंने आपको पहले ही बोला था कि, लेकिन इतना अच्छा क्वेश्चन है कि आई एम श्योर आप भी सुन रहे होंगे. तो विटामिन B12 50% लोगों में एक म्यूटेशन होती है, 50%, जिसका नाम है MTHFR म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन. उन केस में इंट्रिंसिक फैक्टर भी कुछ चीज होती है जिसके वजह से 50% लोग मुंह से विटामिन B12 एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकते. आप खाते रहिए, आपका विटामिन B12 बढ़ेगा ही नहीं. इसलिए आजकल नई कंपनीज में सबलिंगुअल विटामिन आया है जो कि गट को बाईपास करता है, बिकॉज ये MTHFR म्यूटेशन एक होता है जो कि 50% लोग हैं, मतलब हर दूसरे आदमी में ये प्रॉब्लम है. तो अब वो आप है कि नहीं उसके लिए बहुत महंगा टेस्ट होता है, वो करने की जरूरत नहीं है. बेटर तरीका है कि स्विच टू सबलिंगुअल विटामिन B12 और इंजेक्शन सबके लिए सूटेबल नहीं होता है. तो ये भी एक शॉकिंग चीज़ है और इम्पॉर्टेंट है विटामिन B12 के लिए. तो अल्टीमेटली 5 सप्लीमेंट्स जो सबको लेने चाहिए, एक विटामिन D3 K2, एक विटामिन B12, एक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो कि आइडियली सी फूड खाने वालों को बहुत मिलता है, जो फिश ऑयल होता है, लेकिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, हमारे ओवरऑल लिवर हेल्थ के लिए, सब चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है. ये 3 तो आइडियली सबको लेने ही चाहिए. विटामिन C भी सबको आइडियली लेना चाहिए. और पर आप मुझसे पूछेंगे कब तक, मेरा वही क्वेश्चन था कि कितने, क्योंकि आप 12 महीने तो नहीं ले सकते. तो उस पे आ रहा हूँ. तो देखिए ये 4 तो लेने ही चाहिए. उसके बाद अगर आपको हेल्दी लेना है और आप सप्लीमेंट्स की बात हो रही है तो आई वुड से क्रिएटिनिन इज अ ग्रेट ऑप्शन, ग्रेट थिंग विच एवरीवन शुड टेक, नॉट जस्ट फॉर बॉडी बिल्डर्स. बिकॉज हम लोग जिम के, मैंने तो ये सुना है कि लोग जिम जो जाते हैं दे प्री वर्कआउट के रूप में आप लेते हैं. गूगल करिए, आप सब आपको आंसर्स मिल जाएंगे. जिम के लिए तो इंपॉर्टेंट है, हमारी मसल स्ट्रेंथ के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए, कॉग्निटिव परफॉर्मेंस के लिए भी क्रिएटिनिन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये 5 सप्लीमेंट्स है, लेकिन अपनी बॉडी के हिसाब से पर्सनली आइडियली, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि खाने से सिर्फ हमको ये नहीं मिल रहा. विटामिन C हमको रोज चाहिए, विटामिन डी हमको रोज चाहिए. तो आइडियली तो आपको जिंदगी भर लेना चाहिए, लेकिन दैट इज नॉट अ सजेशन विद आई डू टू एवरीबडी. मैं खुद भी नहीं प्रैक्टिस करता वो. तो इट इज ऑलवेज गुड टू नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग. नाइदर कॉफी, सब चीजों में आपको ब्रेक्स देना चाहिए. एंड यू शुड सी द डिफरेंस
तो 3 महीने आपको लेना चाहिए, 3 में, और बीच बीच में आइडियल वे तो है कि साल में एटलीस्ट एक बार अपने विटामिन B12 और विटामिन D के टेस्ट करने ही चाहिए, ब्लड टेस्ट करवाया जाए। हाँ, तो आइडियल वे तो यही है जी। जैसे आपने इसमें से काफ़ी सारे सब क्वेश्चंस जो है मेरे माइंड में आए हैं कि नींबू पानी आपने जैसे कहा कि चीनी के साथ नहीं पिए, तो कई लोग बिना चीनी के नींबू पानी लेते हैं, क्या उससे विटामिन सी उससे 100% बढ़ेगा। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि विटामिन सी आप 3 नींबू भी लेंगे तो यू विल फील एनर्जेटिक बिकॉज इट इज डायरेक्टली हेल्पिंग योर इम्यून सिस्टम, इट इज कीपिंग योर इम्यूनिटी हायर। बट ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए, पीक परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज्यादा नींबू लेना पड़ता है। तो आंवला इज अ ग्रेट सोर्स, है ना। विटामिन सी इज वन सप्लीमेंट विच यू कैन स्किप, एंड इफ यू आर ईटिंग आंवला हेल्दी, एटलीस्ट 2 से 4 आंवले और साथ में नींबू पानी भी ले रहे हैं। लेकिन साथ में वही शुगर अगर आप ले रहे हैं तो फिर उसका एब्जॉर्प्शन ही हिंडर हो जा रहा है। करेक्ट। सेकंड सब क्वेश्चन ये है कि ये जो सप्लीमेंट्स हैं या विटामिन्स हैं, क्या ऐसा भी होता है कि कुछ को सुबह लें तो बेटर है ऑप्टिमल यूज़ के लिए, और कुछ को शाम को या कुछ को सोने से पहले? एक चीज़ पे मैंने मिस किया, उसमें 5वां सप्लीमेंट जो इम्पोर्टेंट है सबके लिए, क्रिएटिनिन से भी ज़्यादा, वो है मैग्नीशियम। ओके। मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा हिडन इम्पोर्टेंट है और फूड से हमके सोर्सेज पे मिलता है, लेकिन अगेन सेम मात्रा में नहीं मिलता। बॉडी 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नीशियम चाहिए होते हैं बॉडी को। मैग्नीशियम सिट्रेट, मैग्नीशियम थ्रियोनेट हमारे ब्रेन के लेवल के लिए, मैग्नीशियम ऑक्सलेट, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। कुछ मैग्नीशियम आपको कामर पर्सन बनाता है, कुछ आपके लिए एंग्जाइटी के लिए कम होते हैं, कुछ आपको हार्ट हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ आपके मसल रिकवरी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फॉर एग्जांपल बहुत सारे आजकल यंग पेशेंट्स होते हैं, 20-25 साल में एंग्जाइटी हो रही है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो स्लीपिंग पिल लिख देते हैं या एंटी एंग्जाइटी पिल लिख देते हैं। उससे बेटर है मैग्नीशियम पहले ट्राई करें, अच्छी क्वालिटी का। सप्लीमेंट्स कोई भी हो तो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, और आजकल न्यूट्रिस्यूटिकल्स बहुत अच्छे हो गए हैं जो कि ऑर्गेनिक होते हैं, जो कि लेस साइड इफेक्ट होते हैं, जो कि फार्माकोलॉजिकल नहीं होते हैं। तो बहुत सारे, जैसे कर्क्यूमिन की हम बात कर रहे थे, तो ऐसे सप्लीमेंट्स, लेकिन रिलायबल कंपनी द्वारा सिलेक्ट, मैं खुद करके एक मैंने रील बनाई थी मेरे प्लेटफॉर्म पे, 5 सप्लीमेंट्स विच एवरीबडी ओवर 35 शुड टेक, तो दैट वेंट वायरल बिकॉज दिस इज अ नीड ऑफ द आवर। सो वो जो क्वेश्चन है वो अगेन इट इज अ वेरी पर्सनलाइज थिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर बॉडीज रिदम। जैसे मैंने बताया, बॉडी की रिदम में बहुत चीज़ें होती है, आपका स्लीप साइकिल पे डिपेंड करता है। जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, देयर इज समथिंग इन द बॉडी व्हाट इज कॉल्ड कोर टेम्परेचर, और प्लस आपकी गट हेल्थ पे भी डिपेंड करता है, आपकी गट की डाइवर्सिटी पे भी डिपेंड करता है। बहुत सारे लोगों को क्रिएटिनिन या प्रोटीन, वे प्रोटीन वगैरह लेने से एलर्जी होती है या नहीं सूट करता, तो उसको आप आइडियली मॉर्निंग इवनिंग आप 3-4 सप्लीमेंट स्प्लिट कर सकते हैं। देखिए, मैं पर्सनली बताऊं तो मैं सब साथ में लेता हूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन बहुत सारे लोगों को जिनका गट वीक होता है, जिनकी इम्यूनिटी लो होती है, वो सब साथ में ले लेते हैं तो उनको एसिडिटी हो जाती है, गैस्ट्राइटिस हो जाती है। साथ में इंपॉर्टेंट है आप सही खाना खाएं, साथ में इंपॉर्टेंट है आप सही ऑप्टिमल हाइड्रेट रखें, तो स्लीप भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल आयरन और कैल्शियम नहीं लेना चाहिए साथ में, लेकिन पहली चीज़ कैल्शियम लेना ही नहीं चाहिए। कैल्शियम इज अ सप्लीमेंट, इज वन थिंग विच आई वुड टेल एवरीबडी टू थ्रो। lot of people they take CCM tablets. तो कैल्शियम स्पेसिफिकली हमारी इंडियन डाइट में, हमारी डाइट में अबंडेंस में है, तो ये भी एक रीजन है कि कैल्शियम डिपॉजिट्स हो रहा है, क्योंकि कैल्शियम का एक्सेस हो जा रहा है। वी नीड द राइट विटामिन D3 विद K2 एज आई ऑलरेडी टोल्ड, एंड देयर इज नो नीड एक्सेप्ट फॉर बच्चों, ग्रोइंग चिल्ड्रन की बात अलग है, बट फॉर अडल्ट्स देयर इज नो नीड फॉर कैल्शियम सप्लीमेंट्स। सो मैंने 2 सप्लीमेंट बताया जो कि फायदे की नहीं होते हैं, वो है कैल्शियम और मल्टीविटामिन टैबलेट्स। अगर आप सीरियस है आपके हेल्थ के बारे में, तो ये 4-5 जो मैंने सप्लीमेंट्स बताए वो अलग अलग लेने पड़ेंगे आपको। ओके, नॉट एक टैबलेट में। और जो आपने टाइम का पूछा वो वेरी पर्सनल है, तो वो आपकी डॉक्टर से आप कंसल्ट करके, समझ के, अपनी बॉडी को समझ के आप फिर ले सकते हैं। ओके। डॉक्टर अर्पित, अब आप मुझे बताइए कि कितना प्रोटीन एक एवरेज पर्सन को एक दिन में चाहिए होता है, और बहुत सारे लोग जो हैं यंगस्टर्स वो वे प्रोटीन वो लेते हैं स्पेशली जिम के लिए, तो क्या वो हेल्थ के लिए अच्छा है? सबसे पहले बॉडी को, फॉर एग्जांपल मेरा 70 kg वेट है ना, तो मिनिमम जितना kg आपका वेट है उतने ग्राम तो मिनिमम लेना ही है। अगर आप थोड़े से भी ज़्यादा हेल्थ के लिए सीरियस है तो एटलीस्ट 1.5 टाइम्स योर वेट। फॉर एग्जांपल 70 है तो मेरे को अराउंड 100 ग्राम तक वेट प्रोटीन लेना है। अब 100 ग्राम तक प्रोटीन, एक कटोरी, एक अंडे में 8 to 10 ग्राम्स होता है, एक कटोरी दाल में 15 से 20 होता है, कभी कभी डिपेंड करता है कितनी बड़ी कटोरी है।
दही में भी होता है। तो 100 ग्राम प्रोटीन्स डाइट से लेना मुश्किल होता है। तो बट बहुत सारे लोग कर सकते हैं, स्पेसिफिकली नॉन वेजिटेरियन ईटर्स एंड स्पेसिफिकली कॉन्शियस जो ध्यान रखते हैं, तो आप डाइट से ले सकते हैं, बेस्ट अच्छी चीज़ है। वे प्रोटीन एक्चुअली अच्छी चीज़ है। अगेन प्रॉब्लम यही होती है कोई भी सप्लीमेंट्स में कि सब क्वालिटी ऑफ प्रोटीन्स, क्वालिटी ऑफ कंपनी बहुत मैटर करती है, क्योंकि जितने भी सप्लीमेंट्स होते हैं उसमें आजकल छोटी छोटी कंपनीज बनाने लग गई हैं, तो उसमें टॉक्सिन्स, हैवी मेटल्स की प्रॉपर टेस्टिंग होती है कि मुश्किल है, तो वो चीज़ें थोड़ा देख के, और स्टेरॉइड्स वेरॉइड ये सब नहीं एडेड होने चाहिए। वे प्रोटीन आइडियली हेल्दी है। और फिर मसल स्ट्रेंथ के लिए हमने बात ढंग से नहीं की, मसल स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल 40 साल तक तो बॉडी साथ दे देती है। आप भी 40 होने वाले हैं, मैं भी 40 होने वाला हूँ थोड़े दिनों में, कुछ सालों में मतलब। तो 40 इयर्स तक तो काम चल जाता है। 40 इयर्स के बाद यू हैव क्रॉनिक मसल लॉस। एवरीबडी 1% मसल लॉस हो रहा है 40 के बाद हर साल, और 2% मसल लॉस हो रहा है 50 साल के बाद हर साल। तो यू हैव टू ट्रेन योर मसल्स। हाउ? बाय एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग बोलते हैं कि मैं योगा करता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं रनिंग करता हूँ, मैं खुश हूँ, लेकिन एक्सरसाइज के 3 पहलू होते हैं, कार्डियो, मसल एंड फ्लेक्सिबिलिटी, और ये तीनों सबको करने ज़रूरी है। सिंपल बात। इसमें मतलब ये ऑप्शन नहीं है कि मैं तीनों में से एक करता हूँ, मैं स्विमिंग करता हूँ। ये एक्सरसाइज जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, आपको बोलता है डॉक्टर आपके पास आप प्री डायबिटिक है या थोड़े ओबीस है, तो डॉक्टर आपको क्या लिख देता है? एक्सरसाइज। तो इट इज़ लाइक राइटिंग कैंसर वाले पेशेंट को कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी 100 तरह की होती है, कौन सा ड्रग देना है, कौन सा डोज देना है। आइडियली डॉक्टर का काम है कि आपको प्लान में हेल्प करे। इंडिया में सब सैडली इतना टाइम नहीं होता है किसी डॉक्टर के पास, तो या तो फिर आपको न्यूट्रिशनिस्ट कोई ट्रेनर से करे, क्योंकि एक्सरसाइज ऐसे बोल देना कि आप एक्सरसाइज करिए, उससे पेशेंट को कुछ समझ नहीं आता है, उसको घर जाके क्या करना है। तो जो मेरा ब्लूप्रिंट है, मैंने जो बनाया है, कभी अलग से उस पर पॉडकास्ट कर सकते हैं। अगर आप क्विकली उसके बारे में कुछ बताना चाहें तो वी वुड लव टू हियर कि वो एक ब्लूप्रिंट जो है एक एवरेज इंडियन के लिए, हाँ, जिसकी एज ऑलमोस्ट हमारी एज के मुकाबले, तो मैं बता देता हूँ उसको पहले। तो मसल के लिए प्रोटीन वाला चीज़ था कि प्रोटीन लेना ज़रूरी होता है अक्सर। अगर आप डाइट से ले सके, एग्स आपको सूट करे। अगेन प्रोटीन ज़्यादा लेने से एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो अपनी अपनी बॉडी को एडजस्ट होने देना होता है। अगर आप नया प्रोटीन शुरू कर रहे हैं तो थोड़े मात्रा में शुरू करें, धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, बिकॉज हर चीज़ बॉडी अडेप्ट करती है। तो अब मैंने एक बायो हैकिंग ब्लूप्रिंट बनाया है, जो कि सब बहुत सिंपल वे में है। थोड़ा सा आप मेरे बारे में जान ही गए होगी कि मैं नेचर से कनेक्टेड हूँ। तो आपको हमेशा से बताया गया है कि एक बॉडी है ना, आपकी एक बॉडी है, उसका ध्यान रखना है, सही खाना खाना है। पर मैं आपको कहूँगा कि आपकी 4 बॉडी है, फिजिकल बॉडी और द अर्थ बॉडी, जो मोस्ट लोग हेल्थ को बोलते हैं हमारी, क्योंकि मरने के बाद हमारी फिजिकल बॉडी अर्थ में ही जाती है। सेकेंड बॉडी हमारी होती है इमोशनल और वाटर बॉडी, बिकॉज हमारे इमोशंस हमारे अंदर भी बहते हैं पानी के जैसे और बाहर भी बहते हैं। सो दैट इज आवर सेकेंड डिफरेंट बॉडी। इफ यू लुक बायो हैकिंग फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, इट बिकम्स ईजी। इस नज़रिए से आप देखेंगे तो ईजी हो जाएगा। तीसरी हमारी मेंटल और एयर बॉडी, क्योंकि हर इंसान अपने थॉट्स में अपने जी रहा है, और हमारे थॉट्स एक्चुअली हवा में होते हैं, यू कैन नॉट कैप्चर देम। तो आर मेंटल और एयर बॉडी। और चौथी ऑब्वियसली फायर और स्पिरिचुअल बॉडी। एट द ऑनसेट आपको लगेगा कि मैं बहुत स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। तो मैंने 20 बायो हैक बताए हैं, उसकी डिटेल हम कभी बाद में कर सकते हैं, बट आई वुड मेंशन ऑल देम। 5 बायो हैक ईच बॉडी, सो 5 into 4 20. But it is all science backed. There is obviously spiritual connection to everything in life. मैं कहूँगा कि science, spirituality, nature are deeply intertwined. You cannot, if you are understanding what I am trying to say, कि science, spirituality और nature अलग नहीं है, वो बहुत ज़्यादा connected है। और आप जब deep किसी चीज़ में जाएंगे तो आपको वो मतलब वो गहराई और जुड़ता हुआ चीज़ दिखेगी। तो शुरू करते हैं अर्थ बॉडी, हमारी फिजिकल बॉडी। फर्स्ट बायो हैक है वाटर, मैं बहुत कुछ बोल चुका तो आई विल नॉट गो डीप। सेकेंड बायो हैक है गट हेल्थ। गट डाइवर्सिटी इज द की। डाइवर्सिटी में एक शॉर्ट में बता दूं, दही खाना अच्छी चीज़ है। दही में 3-4 प्रकार के अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। मैंने मेरा स्टडी किया गट के बारे में, तो मेरे गट में 5000 प्रकार के बैक्टीरिया है। एक गट जो हमारा है एक्चुअली एक रेन फॉरेस्ट जैसे है। आप रेन फॉरेस्ट गए होंगे, कभी जंगलों में गए होंगे, तो उसमें आपको लंबे पेड़ दिखेंगे, बुश दिखेंगी, छोटे पेड़ दिखेंगे,
वीड भी दिखेंगे, घास भी दिखेगी, कुछ फंगाई भी दिखेंगे, मशरूम भी दिखेंगे। तो वो एक डाइवर्स इकोसिस्टम है, सेम चीज टू सेम हमारे अंदर है, वो डाइवर्स इकोसिस्टम जरूरी है। तो मैं नहीं कह रहा कि दही खाना आप बंद करिए, मेरे को भी दही बहुत पसंद है, लेकिन दही में अल्टीमेटली वो 3-4 बैक्टीरिया मिलते हैं, लैक्टोबैसिलस, बिफिडोबैक्टीरियम, अलग अलग टाइप के। तो दही आप खाइए, लेकिन द की इज बायोडाइवर्सिटी। अब गर्मी की सीजन में कांजी बना के पीजिए, बीट रूट की फर्मेंटेड ड्रिंक में अलग अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। आप पाइनएप्पल की फर्मेंटेड ड्रिंक बनाएंगे तो उसमें अलग अच्छे बैक्टीरिया होंगे। आप साउथ इंडियन खाना खाएंगे, चटनीज, तो एनीथिंग फर्मेंटेड, यू हैव टू इंक्लूड फर्मेंटेड थिंग्स। आप इंडिया के बाहर जा रहे हैं, किमची ट्राई कर सकते हैं, सावर क्रैट ट्राई कर सकते हैं, कंबूचा इज अ ग्रेट ड्रिंक। दीज आर थिंग्स टू इंक्रीज द डाइवर्सिटी। द मोर डाइवर्स योर गट इज, समझ आ रहा होगा आप लोगों को, जितना आप डाइवर्स है उतना ज्यादा हेल्दी रहेंगे। सेम विद द रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट में जितने घने अलग अलग पत्ते पौधे होंगे, उसमें आपको वीड को मारना नहीं है, खराब बैक्टीरिया थोड़े चलते हैं, सब एडजस्ट हो जाता है। कमिंग बैक टू द फिजिकल बॉडी बायोहैक, number 1 was water, number 2 is gut, number 3 is VO2 max. VO2 max is one of the, आप गूगल करिए आज, which is the most important marker of cardio-respiratory health। सबको हार्ट की और लंग की हेल्थ की टेंशन है, आप गूगल करके देखिए, इट इज आंसर कमिंग टू VO2 max, जो कि कोई बड़े से बड़े हॉस्पिटल में नहीं होता, बिकॉज टेस्ट मुश्किल होता है। तो मैं बायो हैकर हूँ, मैं ये सारे नंबर्स अपने, ये वूप है, ये एप्पल रिंग, ये अल्ट्रा ह्यूमन रिंग है, ये ऑरा रिंग है, ये एप्पल वॉचेस से मैं मेजर करता हूँ ताकि मैं चीज़ें इंप्रूव कर सकूँ। VO2 max बेसिकली टर्म्स में आपकी बॉडी की फिटनेस डिटरमिन करता है, कितना आप ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर सकती है आपकी मसल्स, तो उसको आप ट्रेन कर सकते हैं। जो हमने शुरू में बताया, मार्जिनल डेकेड में, लास्ट 10 साल में अगर मेरे को बर्ड वॉचिंग करनी है या ट्रैकिंग करनी है, तो मेरे को आज मेरी फिटनेस लेवल इतनी करनी पड़ेगी कि मैं 10 सीढ़ी कितने दिन में, मतलब स्पीड में चढ़ पाऊँ। तो इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक VO2 max ट्रेनिंग। यही मैं बता रहा था कि फिटनेस में सब लोग, वेर एवर यू आर, यू कैन स्टार्ट। 4th इज मसल स्ट्रेंथ, मसल इज द की, मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। 5th इज स्लीप। दीज 5 थिंग्स विल कीप योर फिजिकल बॉडी हेल्दी। नेक्स्ट वी कम टू द इमोशनल बॉडी और द वाटर बॉडी। उसमें ब्लू माइंड और रेड माइंड, जो मैंने थोड़ा पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम में हाउ यू मैनेज स्ट्रेस इन लाइफ, उसके लिए माई प्रिंसिपल इज, इफ यू कनेक्ट विद वाटर मोर, वाटर मेक्स यू कामर पर्सन, हेल्थियर पर्सन, यू एंटर द ब्लू माइंड, जहाँ की आप, इनसाइड आउट आपने मूवी देखी है जी, इनसाइड आउट में कोर मेमोरीज के बारे में होता है। तो ब्लू माइंड और डे ड्रीमिंग स्टेट जब आप होती है, पानी के किनारे आप बैठते हैं तो आप खो जाते हैं, वो स्टेट में आप डिफॉल्ट ब्रेन नेटवर्क में जाते हैं। ब्रेन के बहुत सारे टर्म्स हैं, तो इसलिए अगर आपको थोड़ा लगे तो आप 2 बार सुन सकते हैं ये पॉडकास्ट। बट डिफॉल्ट ब्रेन नेटवर्क वो होता है जिसमें आप रिलैक्स वे में, आपको मेमोरीज को आपको फ्लो होने देते हैं। आप टास्क बेस्ड नेटवर्क में नहीं होते। आप उठ के ये नहीं कि यहाँ जाना है, मीटिंग करना है, ये करना है, सर्जरी करनी है, बच्चे को छोड़ना है, खाना बनाना है। दिस इज कॉल्ड टास्क बेस्ड नेटवर्क। यू हैव टू एटलीस्ट डिवोट 1 to 2 hours फॉर योर ओन सेल्फ टू कंसोलिडेट योर मेमोरीज। दीज आर ऑल साइंटिफिक थिंग्स। तो 6th biohack for our emotional body, first for the emotional was blue mind and red mind. 7th is the HRV, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो कोई बात नहीं करता, जो ये सारे गैजेट्स मेरे को हेल्प करते हैं इंप्रूव करने में। सिंपल चीज में, व्हाट यू डोंट मेजर यू कैन नॉट इंप्रूव। जो आप नापेंगे नहीं वो आप इंप्रूव नहीं कर सकते। इसलिए मैं इतना पागल नहीं हूँ, मैं ये सब डेटा इसलिए ट्रैक कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत डेप्थ साइंटिफिक स्टडी कर रहा हूँ। तो मेरे पास डेटा होगा तो मैं पब्लिश कर सकता हूँ, तो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ इट विल बिकम मोर ऑथेंटिक। सो HRV, इस बात पे हम बात करते हैं, उससे ऐसे रेजिलियंस बढ़ता है। बेसिकली HRV इज द मेजर ऑफ हाउ रेजिलियंट यू आर, हाउ स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप कितनी कामली निकल सकते हैं। धोनी को देखा होगा आपने, हिज HRV मस्ट बी सोरिंग, आई एम श्योर। फिर 8th होता है ब्रेथ वर्क। ब्रीथ स्लो करना होता है हमको, तो उससे हमारी लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी। सबके बारे में मैं डिटेल नहीं बता पाऊंगा क्यों, नहीं तो टाइम नहीं है हमारे पास। ब्रीदिंग आयुर्वेदा और एंशिएंट विजडम से भी कनेक्ट करता है। 9th इमोशनल बॉडी बायोहैक इज ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड आपको लाइफ में रखना है। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग से देयर हैव बीन स्टडीज कि फिजिकली आपका माइंड शार्प होता है, फिजिकली थिकन होता है। ये MRI स्टडीज से प्रूव हो चुका है। जो ग्रैटिट्यूड ग्रेटफुल है लाइफ के लिए, जो नहीं ग्रेटफुल है। एंड 10th इज नेचर थेरेपी। गो आउट इन नेचर, वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट इट। उससे कुछ जेन्युइनली बॉडी में हमारे प्लांट कंपाउंड्स बढ़ते हैं, फाइटोनोसाइड्स होते हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। देन वी कम टू
11th पॉइंट फॉर द एयर बॉडी और द मेंटल बॉडी. Yeah. आजकल की लाइफ में तो सब कुछ मेंटल स्ट्रेस कैसे मैनेज करना वही है, तो दीज आर सम बायो हैक्स. नंबर 1 है नॉन स्लीप डीप रेस्ट या योगा निद्रा या मेडिटेशन. बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में, साइंटिफिक नहीं होते, तो मेडिटेशन करने से आप मेंटली काम रह सकते हैं. नंबर 12 इज न्यूरोप्लास्टिसिटी. अगेन अ फैंसी टर्म. Neuroplasticity is just learning new things. Keep learning new things. It keeps your mental sharp, energy levels sharp. नई लैंग्वेज सीखते रहिए, नई बुक पढ़ते रहिए, नई स्किल सीखते रहिए, डांस सीखिए, म्यूजिक सीखिए. उससे आपका माइंड शार्प रहेगा, आप लो नहीं होंगे और आप खुश रहेंगे. नंबर 13, कीप रीडिंग. बुक्स आर अमेजिंग थिंग्स. और अपने सब्जेक्ट्स के बारे में तो जरूर पढ़ना है, लेकिन कुछ 10 मिनट न्यूज़पेपर रीडिंग को फियर ड्रिवन है ना. तो न्यूज़पेपर डेफिनेटली नहीं, मैं कोई बुक्स की बात कर रहा हूँ. कोई भी आपको जो टॉपिक नहीं भी पता, 10-15 मिनट में यू न्यू इन्फॉर्मेशन इज अ वेरी गुड थिंग फॉर योर ब्रेन. सो अगर नई नई चीजें 10 मिनट भी आप पढ़ रहे हैं, उससे आपका कॉर्टिसोल लेवल्स कम हो जाता है. कॉर्टिसोल इज द स्ट्रेस हार्मोन. तो सिर्फ 10 से 15 मिनट बाद दीज डिवाइसेस हैव प्रूवन दैट इट एग्जिस्ट एक्चुअली. एंड 10 से 15 मिनट रीडिंग से आप सब कुछ स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है. 14th है, जिसने सुना भी नहीं होगा लोगों ने, CO2 टॉलरेंस. जब हम ब्रेथ होल्डिंग करते हैं, मैं एक्चुअली बहुत सारी चीजें करता हूँ. मैं अंडर वाटर ब्रीदिंग करता हूँ. मैं अंडर वाटर मेडिटेशन मैंने शुरू किया है. हाइड्रोफोबिक. सो आई कैन हेल्प यू कम ओवर इट. बट अंडर वाटर ब्रीदिंग से आपका मेंटल टॉलरेंस बढ़ता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी आपको सांस रोकने का बोलूँ, एक लंबी सांस लीजिए और सांस रोकिए, तो हम नॉर्मल इंसान 20 से 30 सेकंड तक रोक पाएंगे. हाँ. अगर आप 30 सेकंड से कम रोक रहे हैं, तो आपका मेंटल CO2 टॉलरेंस कम है बहुत. तो आपका फोकस कम है, आप एंग्शियस जल्दी हो जाते हैं. और तो ये सारी प्रॉब्लम हमारी बॉडी की रिलेशनशिप है CO2 से. आपको जो सांस लेंगे तो 30 सेकंड बाद आपको क्या होगा? आपको सांस लेने की इच्छा होगी, बेचैनी होगी, यू विल बिकम एंग्शियस. इट इज नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, इट इज बिकॉज ऑफ बिल्डअप ऑफ CO2. एंड फ्री डाइवर होते हैं, मैंने आपको बताया था, मैं स्कूबा डाइविंग भी करता हूँ. तो देयर आर सो मेनी फ्री डाइवर्स जो कि पानी के अंदर 5-5, 10-10 मिनट तक सांस रोक सकते हैं. इससे फिर से पता चलता है कि हम, वो एक इंसान कर सकता है नहीं, 100 लोग कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं. फ्री डाइवर से आप मिलके देखिए, दे विल बी मेंटली वेरी वेरी शार्प. तो अगर जो कोशिश और कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, सब चीज लाइफ में होता है, आप आज शुरू करेंगे, आप 1 हफ्ते में 1 मिनट सांस रोक पाएंगे. ये मेरी आपकी गारंटी है, अगर आप कोशिश करके देखेंगे तो. ठीक है. 15th कहाँ तक पहुंचे थे? CO2 टॉलरेंस. हाँ. तो एयर बॉडी में 15th इज अगेन डिजिटल डिटॉक्स. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आजकल की दुनिया में दिन भर पिंग 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 होता रहता है. एक मोड होता है आपके फोन में जिसको कहते हैं डू नॉट डिस्टर्ब. यूज इट मोर ऑफन. जब आप काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं, तो उसको मोड में ऑन करिए. जब फोन आपको काम से निकलेंगे, फोकस काम करेंगे, देन यू कैन आंसर योर कॉल्स और व्हाट्सएप. हर मैसेज नोटिफिकेशंस बहुत स्मार्टली यूज करिए. नंबर 1 इसका है, यानी कि 16 बायो हैक इज पर्पस. लाइफ में पर्पस जिसका होता है, वो ऑलरेडी लाइफ स्पैन, हेल्थ स्पैन उसके 7 से 8 साल बढ़ चुके होते हैं. ये स्टडीज में प्रूवन है. बिकॉज एक पर्पस लाइफ को आपको एक ड्राइव देता है, एक मोटिवेशन देता है. नंबर 17 इज सनलाइट. सनलाइट के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. विटामिन डी. तो इट ऑल्सो सिंक्रोनाइज योर सर्केडियम साइकिल. मैंने ऑलरेडी बताया, सन के साथ उठना है, सन के साथ सोना है, तो आपकी बॉडी में एक क्लॉक होती है जो रीसेट हो जाती है. नंबर 18 इज फास्टिंग. आप फास्टिंग इज अ ब्यूटिफुल बायो हैक, नॉट जस्ट फॉर योर स्पिरिचुअल बॉडी, बिकॉज वो स्पिरिचुअली आपको इंक्लाइन करता है, बट इवन फॉर ऑल योर बॉडीज. सो ऑल दीज बॉडी बायो हैक्स हैव स्प्लिट इनटू लाइक अ फ्रेमवर्क सो दैट इट लोगों को आसान लगे यूज करना. बट एक्चुअली ये बहुत सब हर चीज हर में काम करती है. जैसे आप एंशिएंट विजडम को जोड़ते हैं, तो हमारे एंशिएंट विजडम्स में तो फास्टिंग का एक महत्व था ही. तो एग्जैक्टली चाहे आप कोई भी रिलीजन ले लीजिए, हिंदू, मुस्लिम, ज्यू, सब में फास्टिंग का मतलब होता है. उसका साइंस क्या है? अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं, सिर्फ 24 घंटे का एक फास्ट कर रहे हैं, रमजान में लोग करते हैं, नवरात्रे में लोग करते हैं, उससे आपकी बॉडी की सेलुलर ऑटोफेजी 300 to 400% टाइम्स बढ़ जाती है. सेलुलर ऑटोफेजी मतलब हमारी बॉडी की नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन, क्लीनिंग प्रोसेस. आप बात कर रहे थे डिटॉक्सिफिकेशन की, तो एक फास्टिंग से आपका बॉडी का क्लेंजिंग हो जाता है ऑटोमेटिकली. तो इट इज नॉट जस्ट स्पिरिचुअली एलिवेटिंग, इट इज डिटॉक्सिफिकेशन फॉर योर बॉडी.
लास्ट 2 बचे अभी. 19th बायोहैक, हार्ट ब्रेन कोहेरेंस. दिस इज द समथिंग कॉल्ड एज हार्ट मैथ ब्रीदिंग. ये एक साइंटिफिक एविडेंस है कि स्पिरिचुअलिटी एग्जिस्ट. इस एक सिंपल मैं आंसर साइंस बेस्ड बताऊंगा. आपको पता है आपका ह्यूमन हार्ट सेंड्स मोर सिग्नल्स टू योर ब्रेन इन योर लाइफ टाइम देन द ब्रेन सेंड्स टू योर हार्ट. मतलब आपका, क्योंकि कई बार होता है कि आपके दिल को पता होता है कि मेरे को ये करना है. दैट इज द रूट ऑफ इंट्यूजन, दैट इज द रूट ऑफ इमोशनल रेगुलेशन, तभी वो हमारे डिसीजन मेकिंग. डायलॉग्स में भी है कि हमेशा दिल की सुनो. एग्जैक्टली, बिकॉज वो दिस इज रियल न्यूरोकार्डियोलॉजी. आप पढ़ सकते हैं कि ह्यूमन हार्ट ब्रेन को ज्यादा सिग्नल्स देता है पूरे लाइफ टाइम में देन ब्रेन आपके हार्ट को देता है. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब मेरे से बहुत सवाल लोग पूछते हैं कि आप इतना सब कुछ कैसे कर सकते हैं, तो मैं आंसर एक इसका सिंपल देता हूँ. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फ्लो स्टेट, जो शायद हम इस पॉडकास्ट में भी हम फ्लो में हैं. आपने बहुत लोगों में लाइफ में सुना होगा कि वी आर इन फ्लो में हो गया. Flow state is actually a neurochemical state. It is one of my very close topic. We can have, मतलब 1 घंटे में बात कर सकता हूँ इस पे, क्योंकि flow state लोगों को लगता है कि हम flow में आ गए, अच्छी बातें हो रही है या हम कुछ काम कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं सर्जन हूँ, तो उसका एक फॉर्मूला है, एक साइकिल है, ताकि आप फ्लो में ज्यादा रहे तो यू विल लिव मोर लाइफ. बिकॉज मैंने टाइम नहीं देखा, पता नहीं कितनी देर हो गई, पर फ्लो में ऐसा होता है कि देयर इज लॉस ऑफ सेंस ऑफ पैसेज ऑफ टाइम. आपको पता ही नहीं चलता है, घंटों बीत जाए. मैं सर्जन हूँ, कई बार कैंसर सर्जरी कर रहा होता हूँ, तो उसका फॉर्मूला है, सीक्रेट है, वो आराम से बता दूंगा. मैं बेसिक बता रहा हूँ. जैसे अगर मैं सर्जरी कर रहा हूँ तो एक स्ट्रगल होती है, सर्जन बनना, सीखना, सारा कुछ सीखना, दैट इज द स्ट्रगल. देन परसों मैं एक कैंसर सर्जरी कर रहा था, एंडोमेट्रियोसिस थी, सॉरी कैंसर नहीं थी. एंडोमेट्रियोसिस अगेन अ वेरी मुश्किल बीमारी, चिपका होता है सब कुछ, लैप्रोस्कोपी. तो कैंसर और सर्जन की लाइफ में ये बहुत कॉमन होता है कि बहुत डिफिकल्ट केस है, या 2 ऑप्शन है, या तो ओपन कर दे, ओपन सर्जरी कर दे लैप्रोस्कोपी को कन्वर्ट करके, या तो अपनी कोशिश करे. तो उस समय यू सरेंडर, यू रिलीज, एंड ऑटोमेटिकली आपकी नॉलेज और वो पिकअप होके आपको यू विल गाइड, एंड देन यू विल गेट इनटू द फ्लो स्टेट. फ्लो स्टेट इज जब आप यू परफॉर्म ऑप्टिमली, 500% तक प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है. यू आर वेरी शार्प इन दैट, बिकॉज उसमें हम बात कर रहे थे, वो हमारी न्यूरोकेमिस्ट्री चलती है ब्रेन में, करेक्ट. तो न्यूरोकेमिस्ट्री, जब आप फ्लो स्टेट में होते हो, तो हमने कुछ हार्मोन केमिकल्स की बात की थी. डोपामीन हमारा मोटिवेशन केमिकल है. तो फ्लो स्टेट में 6 न्यूरोकेमिकल एक साथ रिलीज होते हैं ब्रेन में. डोपामीन हमारा कनेक्शन, मोटिवेशन केमिकल, सॉरी डोपामीन मोटिवेशन केमिकल. ऑक्सीटोसिन हमारा कनेक्शन केमिकल, जब आप लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, कनेक्ट करते हैं फ्रेंड्स से. सेरोटोनिन हमारा हैप्पीनेस हार्मोन या हमारा हैप्पीनेस केमिकल, जो कि चॉकलेट खाने से भी बढ़ता है, क्योंकि 90% सेरोटोनिन हमारे गट में होता है. एंडोर्फिन्स हमारा नेचुरल पेन किलर, जैसे जिसको पहले रनर्स हाई भी किया जाता था, भागने से जो एक हाई मिलता है, वो आप भाग के देखिए तभी आप समझ पाएंगे. और एंडोर्फिन्स हो गए. उसके बाद नॉरएपिनेफ्रिन, जो हमने बात कर रहे थे, एड्रेनालिन, रात को 2 बजे भी अगर आपको कुछ एक्टिव करना है. और लास्ट आनंदमाइड, एक केमिकल होता है जिसका नाम है आनंदमाइड, which the chemical is named after bliss. So these all 6 neurochemical cocktail is released in your brain when you are in flow state. उसके वजह से आपको लगता है कि 1 घंटे बीते, पर 4 घंटे बीत चुके होते हैं, because you are so engrossed in doing, you are living in the now. और उस जनरेशन में आप जो आपको पैशनेट है, जो आपको बहुत अच्छा लगता है, आप बस करते जा रहे हैं, तो टाइम डजंट मैटर. बीत जाता है. जैसे कि इस पॉडकास्ट में हुआ कि क्वेश्चंस के बीच में सारे सब क्वेश्चंस आए, तो आई थिंक पॉडकास्ट खत्म करने से पहले मैं एक छोटा सा रैपिड फायर करना चाहूँगा आपके साथ में, जहाँ पे मैं आपसे क्विक क्वेश्चंस पूछूंगा और मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि आप भी इसके क्विक हमें आंसर्स दे. तो आप रेडी हैं? रेडी. ओके. बिगेस्ट कॉज ऑफ पुअर गट हेल्थ इन इंडियंस टुडे? जंक फूड एंड लॉस ऑफ डाइवर्सिटी, क्योंकि हम शुगर इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज. ओके. वन सर्जरी मोस्ट पीपल डिले बट शुड नॉट? ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया. अगर हर्निया है और आपको रुकावट हो गया है, तो इट इज डेंजरस टू डिले. ओके. इज एसिडिटी जस्ट अ माइनर इशू, येस और नो? It's one of the important signals by your body. So it is a minor issue, yes, but you have to wake up then. तो तभी आप रियल हेल्थ पे काम कर पाएंगे. उसको बढ़ने मत दीजिए. एसिडिटी छोटी चीज नहीं है छोटी चीज, लेकिन उसको अंडरस्टैंड करिए, अपनी बॉडी की सिग्नल्स को जानिए.
क्यों हुई एसिडिटी, आपने क्या खाया था, आपने पानी कम पिया था, आपने सोया नहीं था क्या, तो बहुत सारी चीजें ठीक है। एक ऐसी चीज़ जो अगर आप 40 के हो गए हैं तो बेटर डाइजेशन के लिए ज़रूर करनी चाहिए। एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज से हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है तो डाइजेशन ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, जिसमें तीनों का मिश्रण हो। जिसमें तीनों का मिश्रण हो। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कार्डियो किसी भी फॉर्म में, अगर आप भाग नहीं सकते तो आप फास्ट वॉकिंग इज ऑल्सो कार्डियो, मसल एंड फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि योगा। सबसे कॉमन कैंसर जो कि अगर हमने अर्ली स्क्रीनिंग में पकड़ लिया तो प्रिवेंट हो सकता है। मोस्ट प्रिवेंटेबल कैंसर इज सर्वाइकल कैंसर एंड इत्तेफाक से वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर फॉर विमेन, इवन ब्रेस्ट कैंसर। दीज टू कैंसर्स आर कंप्लीटली प्रिवेंटेबल, कंप्लीटली क्योरेबल अगर पकड़ लिया जल्दी। ओके। एक होम रेमेडी जो आप देना चाहें लोगों को जिनसे उनके गट इश्यूज ज़्यादा वर्स ना हो। होम रेमेडी में तो सिंपल है कि आप लोकल खाइए, है ना, जो सीजन के हिसाब से खाइए, अपनी बॉडी को समझ के खाइए। जो फ्रूट लोकल है, प्लीज़ प्रोसेस फूड्स मत खाइए। आजकल दिल्ली बॉम्बे में बहुत कॉमन है कि आपको जो आपका फ्रूट दिल का पसंद है वो आपको हर सीजन में मिलता है। हाँ। तो ईट लोकल, ईट सीजनल। ओके। एक ऐसी हैबिट जिससे कि लॉन्जेविटी को हम बूस्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग टुडे। वाटर, एक्सरसाइज, स्लीप, न्यूट्रिशन एज पर यू। देयर इज नो सुपर फूड फॉर एवरीबडी। कोई सुपर फूड पे मत जाइए। जितना आपने पढ़ते होंगे कई पेपर्स में, बड़े बड़े न्यूज़पेपर में आता है एवोकाडो इज अ सुपर फूड, बेरी इज अ सुपर फूड। देयर इज नो सुपर फूड विच इज सुपर फूड फॉर एवरीबडी। ग्रेट। ज़्यादा वर्स क्या है, मील्स को स्किप करना या लेट खाना? मील्स को स्किप करना। ओके। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है क्या एल्डरली पेशेंट्स के लिए सेफ है, येस और नो? 100%, बल्कि एल्डरली के लिए ज़्यादा सेफ है, क्योंकि एल्डरली में बॉडी कमज़ोर होती है। जितना हम इन्वेजिव करेंगे ओपन सर्जरी में, हीलिंग में टाइम लगता है, बेचारे वॉकिंग कर पाते, तो बेटर ऑप्शन। ओके। एक ऐसा टेस्ट जो हर एक भारतीय को करवाना चाहिए अगर वो 30 साल के ऊपर के हैं? विटामिन डी। ओके। वाइट शुगर, ब्राउन शुगर, इन दोनों में से कौन सी ज़्यादा हेल्दियर है? शुगर सिर्फ शुगर होता है, सब में फ्रक्टोज होता है, कोई भी हेल्दी नहीं है। तो आप मुझसे ये बुलवाना चाह रहे हैं कि शुगर हेल्दी है क्योंकि आपको डेजर्ट पूछ रहा है, तो गलत है। देर आर सम ऑप्शंस। शुगर फ्री ऑब्वियसली अच्छी नहीं है, वो भी केमिकल है। देर इज़ वन ऑप्शन कॉल्ड एज मॉन्क शुगर, वो नया आया है, मॉन्क फ्रूट से बनता है जो कि हिमालयज में, दैट इज सम वॉट हेल्दी यू मे से। बट ब्राउन शुगर, वाइट शुगर, गुड़ में थोड़े मल्टीविटामिन्स होते हैं, थोड़े एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, मेक इट रिलेटिवली हेल्दी है, थोड़ा हेल्दी है। बट शहद, शुगर तो शहद भी शहद ही है। उसमें अगेन एंटीऑक्सीडेंट्स, थोड़े पॉलीफिनॉल्स होते हैं क्योंकि फ्लावर्स से बनते हैं, तो थोड़े कंपैरेटिवली शुगर के नुकसान के साथ उसमें कुछ हेल्पफुल चीज़ें भी हैं, पर शुगर तो है ही। ओके। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर। आज आपके साथ में बात करके इस पॉडकास्ट के साथ में आई थिंक मैंने ही नहीं, जितने भी व्यूवर्स जो ये देख रहे हैं उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा। बहुत सारे हैक्स आई थिंक वो इस पॉडकास्ट से लेके जाएंगे जिससे उनकी लाइफ जो है वो और बेहतर बनेगी। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। माय प्लेजर। जी, अगर आपके और भी कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई वुड लव टू आंसर ऑल द कमेंट्स व्हेनेवर। किसी को भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछिए। और ये पॉडकास्ट में हमने बहुत सारी डीप चीज़ें भी डिस्कस की है, तो हो सकता है आपको थोड़ा साइंटिफिक ज़्यादा लगा हो, थोड़ा डीप लगा हो, तो अगर आपको ऐसा है तो 2 बार सुनिए, क्योंकि जेन्युइनली इसमें जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, आपको हेल्प करेगी। ग्रेट। और ऐसे और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ओनली माय हेल्थ को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अब आप व्हाट्सएप पर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे बारकोड को स्कैन करें और पाएं हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी हर विश्वसनीय जानकारी। मैं मिलूंगा एक नए इंटरेस्टिंग इंसान के साथ में जो हमें हेल्थ के बारे में और बातें बताएंगे। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी।